हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यस गुरुजी। यस गुरुजी में आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है बच्चा सभी लोगों का। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और बेहतर तरीके से पढ़ाई आपकी चल रही होगी। ठंड का मौसम है, तेज है, लेकिन फिर भी आप लोग अपने रिवीजन को प्रॉपर जो है मत छोड़िएगा, मत रुकिएगा, उसको अच्छे से करते रहिएगा। उसी क्रम में हमने आपको बताया था कि अब जो आगे आने वाले 25 से 26 दिन बचे हुए हैं शेष, उसमें चूंकि इतना समय नहीं है कि हम आपको इसको डिजिटल नोट में कन्वर्ट करके पढ़ा पाएँ, तो फिलहाल हमने क्या किया कि जो हमारे नोट्स 2015-16 के आसपास बनाए गए थे, बेहतरीन नोट्स हैं। थोड़े से राइटिंग का इशू है, ये देख सकते हैं कि कुछ समय बनाए गए थे। थोड़ा अगर ये समझ लेंगे, चूंकि हम डिकोड कर भी रहे हैं और आप लोगों ने इसके पहले वाला वीडियो अच्छे से देखा भी, निश्चित रूप से मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूं कि जो भी प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। आप उठा करके देख लीजिएगा, प्राचीन इतिहास के जो प्रीवियस इसके पेपर क्वेश्चन आए होंगे उसमें उसमें भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर भी उम्मीद यही है। तो जैसे ही प्राचीन खत्म होगा, प्राचीन के बाद हम मध्यकालीन का पूरा कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लास लेना नहीं चाह रहे हैं हम चाह रहे हैं कि 3 से 4 वीडियो में ये खत्म हो जाए। अगर आज भी मैंने बहुत कुछ इसमें लिया हुआ है, जैसे इसमें अगर हम 16 महाजनपद को लिया है, उसके बाद मौर्य काल को लिए हैं, मौर्योत्तर को लिए हैं, गुप्त को लिए हैं, गुप्तोत्तर को लिए हैं, जितनी उस समय साहित्यिक रचनाएं हैं, जितनी व्यवस्थाएं थी, सारा सिस्टम को हमने लिया है। देखते हैं, अगर सारा कुछ हो जाएगा तो बेहतर है, नहीं ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा तो कम से कम मौर्य को, मौर्योत्तर को और जो 16 महाजनपद थे इसको अच्छे से पढ़ा दिया जाएगा। फिर एक वीडियो में गुप्त और गुप्तोत्तर को, उसके बाद उसमें आप हर्षवर्धन का है, कुछ विदेशी यात्रियों का आक्रमण हुआ है, जैसे आपका आपका देखेंगे कुषाण वंश है, तो उसी में आपका पहलव है, शक है, इन सबों को तो फिर देख लिया जाएगा। तो इसको प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज करते रहिए, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस उसको एक बार फटाफट फटाफट रिवीजन करते रहिए। 1-2 बार अगर आप वीडियो को देखते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको काम देगा। इसके पहले वाले हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने वैदिक संस्कृति को देखा, पूरे वेद को देखा, उनके उपवेद को देखा, ब्राह्मण ग्रंथ को देखा, पाषाण काल को देखा, नव पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, इसको देखा। कौन कौन साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, कौन कौन स्थान कौन से मध्य पाषाण काल के हैं, कौन से नव पाषाण काल के हैं, ये सारा कुछ बेहतरीन तरीके से हमने पहले वीडियो में देखा। उसके बाद हमने आगे आने के बाद जितने भी साहित्यिक साक्ष्य थे उसको देखा, किसके द्वारा लिखी गई है साहित्यिक साक्ष्य, उसमें कौन कौन साक्ष्य पाए थे वो देखा। विदेशी यात्रियों का जो वर्णन था, जैसे फायान है, सिंगविन है, वेनसांग है, इन सबको हमने अच्छे तरीके से देखा, उसका ट्रिक भी बताया कैसे याद करना है। अब उसके बाद आगे हम जब आए तो आपको जैन और बौद्ध को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। निश्चित रूप से आप कमेंट जरूर किया करिए, इससे उम्मीद ये पता लग जाता है कि आप लोग को क्या समस्याएं आ रही हैं, या कुछ और एक्स्ट्रा देने की जरूरत है, या सही चल रही है। तो लाइक और कमेंट 2 चीज बहुत जरूरी होता है। उसी क्रम में देखिए, आपको पता है कि जब गौतम बुद्ध थे तो गौतम बुद्ध के समय ही जो है बहुत सारे ऐसे जो राज्य थे, जो गणराज्य थे। जैसे आज भारत गणतंत्र है, वैसे ही उस समय भी गणतंत्र व्यवस्था, गणराज्य व्यवस्था थी। मतलब एक पूरी प्रणाली थी कि राजा थी, प्रजा थी, और एक नियम था, एक कानून था, सब कुछ प्रॉपर तरीके से था। तो वही उसमें 16 महाजनपद ऐसे देखे गए उस समय, जहां पर आपके जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, इसमें आप देखेंगे तो जो वज्र संघ है इसमें कुल 8 संघ था, और यहाँ पर भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था देखी गई। तो आइए शुरुआत करते हैं, इसमें क्या पूछा जाता है। तो पहली बात है कि यही जो 16 महाजनपद है ये आपको जानने की जरूरत होती है। इसकी राजधानी कई बार मिलान करने के लिए आ जाती है, ठीक है। तो इससे इसको पूछना, और कई बार उसके शासक या ये किसका शासक कहाँ का था। तो इतना ही चीज हम लोग देखेंगे, ज्यादा बहुत डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिलहाल काम की चीजें आपको सब बताई जाएंगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को यह विशेषण अच्छा लगेगा। देखिए, महाजनपद हमने बताया कि यह प्राक मौर्य युग, मतलब मौर्य युग के जस्ट पहले वाला, और बुद्ध के समकालीन के समय के आसपास था ये। मगध, आपको पता है कि मगध जो है, मगध के लिए बहुत बड़ा संघर्ष भी हुआ। उसमें देखोगे पूरा बिंबिसार और तमाम तरह, जब हम आगे पढ़ाएंगे तो आपको दिखाएंगे मगध का पूरा संघर्ष। फिलहाल मगध उस समय सबसे बड़ा साम्राज्य था। दो दक्षिण, जो अगर आज का देखा जाए एरिया, तो दक्षिण बिहार था। राजधानी कई बार पूछा जाता है, राजधानी इसकी गिरिब्रज थी। गिरिब्रज या राजगृह दोनों सेम चीज है। इसी को राजगृह बोला जाता है, इसी को गिरिब्रज बोला जाता है, ठीक है। देखो, इस यहाँ का शासक कौन था? बिंबिसार था, जो कि बुद्ध के समकालीन था। हमने बताया कि उस समय बुद्ध का बुद्ध का ही समय था, तो बुद्ध का समकालीन था। वर्तमान क्षेत्र अगर देखो, कई लोगों के दिमाग में रहता है सर ये है कहाँ, रहा कहाँ होगा, तो थोड़ा उत्सुकता के लिए पटना, गया, शाहाबाद का जो क्षेत्र है वही आपका गिरिब्रज या राजगृह वाला क्षेत्र है, मगध की जो राजधानी हुआ करती थी। दूसरा चलते हैं वज्र संघ के बारे में। यह उत्तरी बिहार में था। यह कुल 8 संघों को मिलाकर के बना हुआ था। 8 संघ का मतलब समझो, जैसे एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, जैसे नहीं गांव होता है, कई सारा पूरा होता है, मिला करके एक जिला बन जाता है, ऐसे। तो देखो ऐसे
यही बात है कि यहाँ पर क्या है, छोटे 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 कुल 8 संघ थे, 8 संघ थे। अब उस 8 संघों को मिलाकर के बहुत बड़ा एक संघ बना था, उसका नाम क्या था, वज्जी था। तो वही कह रहा है कि वज्जी संघ जो था कुल 8 कुलों का क्या था, संघ था। इसकी राजधानी कहाँ थी, मिथिला थी। ठीक है, मिथिला कहाँ पड़ता है, तो वैशाली, उस समय जैसे वैशाली डिस्ट्रिक्ट हो गया, मिथिला स्थान हो गया, तो मिथिला थी वैशाली में, जो कि लिच्छवी संघ के अंतर्गत आती है। शासक कौन तो वहां था, शासक वहां का चेटक था। और वहां का शासन कैसी थी, तो हमने बताया था कि कुछ कुछ ऐसे हैं जो गणतंत्रात्मक प्रणाली देखने को मिलेगी, उसमें से वज्जी संघ एक है, जिसमें से देखो वहां पर गणतंत्रात्मक पूरी शासन व्यवस्था है, जहां पर पूरा एक नियम कानून कायदा सब चल रहा है। आपने सुना होगा महावीर स्वामी के बारे में, तो महावीर स्वामी की जो माता जी थी वो लिच्छवीगढ़ की चेटक इन्हीं की बहन थी, जिनका विवाह हुआ था किससे, महावीर स्वामी की माँ त्रिशला देवी लिच्छवीगढ़ की शासक चेटक की बहन थी। ये बात आप नोट करना, कई बार पूछा जाता है। अब देखो कौशल, कौशल भी आपका एक जनपद था। कौशल का राजा कौन था, प्रसेनजीत था, यह भी बुद्ध का समकालीन था। इसकी 2 राजधानियां थी। देखो जैसे ये कौशल है, इसकी एक उत्तरी राजधानी हो गई, एक दक्षिणी राजधानी हो गई। तो 2 राजधानी, चूंकि बड़ा राज्य था, बड़ा साम्राज्य था, इसलिए 2 राजधानियां कर दिया गया। तो एक उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसको सहेत महल भी बोलते थे, और दक्षिणी कौशल की राजधानी साकेत थी, जो वर्तमान अयोध्या वाला क्षेत्र है। ध्यान रखना, अयोध्या इसमें चर्चा में चल रहा है, इसलिए पूछा जा सकता है। ठीक है, दक्षिणी कौशल साकेत, उत्तरी कौशल श्रावस्ती। वर्तमान के एरिया में चलेंगे तो फैजाबाद, गोंडा और बहराइच, जो उत्तर प्रदेश वाला एरिया है, वही हुआ करता था। अवंती चलते हैं चौथा वाले में। यहाँ का शासक कौन था, चंड प्रद्योग था, यह भी बुद्ध का समकालीन था। इसकी भी 2 राजधानियां थी, एक उत्तरी अवंती, एक दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। ठीक है, यह सब आप देखते रहिए, 1-2 बार सुनते रहेंगे, निश्चित रूप से याद हो जाएगा, बहुत टफ चीजें नहीं है। वर्तमान में उज्जैन से लेकर के नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, ठीक है, आपको पता है कि मध्य प्रदेश वाले में उज्जैन से लेकर के नर्मदा नदी का जो क्षेत्र है, यही वाला जो रीजन था, वो क्या हुआ करता था, अवंती हुआ करता था। अब कह रहा मगध के शासक बिंबिसार ने अपने राजवैद्य, आपने सुना होगा कई बार कि जीवक को भेज करके चंड प्रत्योग की पीलिया से बीमारी से इलाज कराया था, जबकि आपस में लोगों का पटता नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक दूसरे आपस में जो है अच्छे संबंधी हो गए। देखो ये जीवक नहीं है, इसका नाम है जीवक, कई बार पूछा गया, इसका नाम है जीवक। ठीक, आगे चलते हैं। 5वां अंग है, राजधानी क्या है अंग की, चंपा है। इसका शासक कौन था, तो ब्रह्मदत्त था। आधुनिक की समय की बात करेंगे, जिस समय जो भागलपुर बिहार में है वही एरिया था। 6वां देखो वत्स है, वत्स की राजधानी क्या थी, कौशाम्बी, जो प्रयागराज के पास है। इसका शासक कौन था, उदयन था, यह भी बुद्ध का समकालीन था। भास के द्वारा, आपको पता है कि भास एक कवि थे, भास के द्वारा रचित जो स्वप्नवास दत्ता है नाटक में अंग जो शासक था उदयन का क्या मिलता है, विवरण देखने को मिलता है। देखो अस्मक की बात करेंगे, अस्मक की राजधानी क्या है, प्रतिष्ठान देता है या पैठन देता है या पोटन देता है या पोटली देता है, सब उसी का नाम है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा। एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण में था, ये बात ध्यान रखना है, ये नोट कर लेना, ठीक है। अस्मक यहां पर था, ठीक है। तो यही कह रहा है कि यह एकमात्र ऐसा, कई बार पूछा गया कि एकमात्र महाजनपद कौन सा, तो दक्षिण में था, तो दक्षिण में अस्मक था। इसी की राजधानी प्रतिष्ठान, पैठन, पोटन और पोटली थे। बकिया जितने भी थे सब कहां थे, उत्तर भारत में फैले हुए थे। काशी की बात करेंगे, काशी का आपका क्या था, राजधानी बनारस थी, और यहाँ का शासक कौन था, जाते शत्रु था। 9वां देखिए चेदी वंश था, चेदी वंश में की राजधानी कहाँ थी, शोधिवतो या सुक्तिमती भी इसको बोला जाता है। यहाँ का शासक शिशुपाल था, वर्तमान में बुंदेलखंड वाले रीजन में आप देख सकते हैं। मल्ल को आपको पता है कि गौतम बुद्ध गए थे मल्लों की राजधानी में भी अंतिम समय में। वही कह रहा है कि राजधानी इसकी क्या है, कुशीनारा है। बुद्ध का महापरिनिर्वाण देखो यहीं पर हुआ है। और इसकी एक राजधानी कौन सी है, पावा है। यहाँ पर भी यहाँ पर महावीर का क्या हुआ है, निर्वाण हुआ है। तो पावा महावीर के निर्वाण के लिए, कुशीनारा बुद्ध के परिनिर्वाण के लिए जाना जाता है। परिनिर्वाण मतलब कि अंतिम समय जब वहां पर बिता करके उनकी मृत्यु हो गई थी। गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली आपको मल्लों में भी देखने को मिलती है, मतलब वज्र संघ में, मल्लों में, इन सब जगहों पर क्या थी, गणतंत्रात्मक प्रणाली देखने को मिल रही है। यह बहुत बड़ी बात थी उस समय के हिसाब से। कंबोज की राजधानी देखो हाटक है, कई बार पूछा जाता है। रावलपिंडी, पेशावर, पाकिस्तान वाले रीजन में, यह आपका पश्चिमोत्तर भारत की बात हो रही है। गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय भी आप जानते हैं कि बौद्धों का बहुत बड़ा केंद्र था। यहीं पर पेशावर, यहीं पर रावलपिंडी वाला जो एरिया था वही मिला करके गांधार वाला क्षेत्र में आता था। एक राजधानी आती है, एक आपका महाजनपद आता है मत्स्य।
मत्स्य की राजधानी क्या आती है? विराटनगर। कई बार पूछा जाता है, यहाँ का राजा ही था राजा विराट, इसी के नाम पर उसका नाम पड़ा था, उसकी राजधानी का विराटनगर। और इसका क्षेत्र जो है अगर आप देखेंगे राजस्थान वाले में अलवर, जयपुर, भरतपुर, राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसी एरिया में ये मत्स्य वाला साम्राज्य पूरा फैला हुआ था। अपने महाभारत देखा होगा, जो पांडु ने 13 वर्ष का वनवास, उनको भी श्राप मिला हुआ था, तो 13 वर्ष का वनवास बिताया था, यहीं पर व्यतीत किया था। सूरसेन, शूरसेन की राजधानी, सूरसेन आपको पता है कि अभी एक महाजनपद है, मथुरा और ब्रजमंडल वाला जो एरिया है वही उसकी राजधानी हुआ करती थी, तो यह बात नोट करिएगा, कई बार मिलाने के लिए आता है। कुरु, कुरु की राजधानी भी दो थी, एक इंद्रप्रस्थ थी और एक हस्तिनापुर थी। इंद्रप्रस्थ दिल्ली को ही बोलते हैं और हस्तिनापुर मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर थोड़ा सा बड़ा एरिया है, उसको मिला लेंगे तो हस्तिनापुर। ठीक है, तो दो राजधानियां जो कुरु की थी वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर, ये बात नोट कर लीजिएगा। कभी भी देगा तो दोनों में से एक ही देगा, दोनों देगा तो दोनों ऑप्शन में भी रहेगा कि एक और दो, इस तरह का ध्यान रखना। पांचाल, पांचाल में उत्तरी पांचाल, दक्षिणी पांचाल। उत्तरी पांचाल की चलोगे तो अहिछत्र और दक्षिणी पांचाल की चलेंगे तो कंपिल्य। अहिछत्र वाला जो रीजन है बरेली में, जबकि कंपिल वाला रीजन है इसमें फर्रुखाबाद वाले रीजन में पड़ता है। ठीक है, तो ये हमने आपको मोटा मोटी जो 16 महाजनपद थे उसको हमने अच्छे तरीके से बताया। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। बुद्ध के समकालीन 10 गणराज्य, हमने बताया था कि बुद्ध के समय बहुत सारे गणराज्य थे, तो 8 तो सीधे सीधे वज्जी संघ वाला ही हो गया, और मल्ल वाला एक अभी दिखाया आपको, तो मल्ल वेले में 2 एरिया था, जैसे एक इतना बड़ा क्या हो गया, वज्जी संघ हो गया। हमने बताया कि वज्जी संघ में छोटे छोटे, मान के चलो कि छोटे छोटे 8 गांव थे, 8 गांव से मिलकर के बना हुआ था, 3 3 6 2 8। अब उसके बाद एक वज्जी संघ था, इसमें दो छोटे छोटे गांव से मिलकर बना हुआ था, एक बड़ा एरिया हो गया। तो वही कह रहा है कि बुद्ध के समय में 10 गणराज्य थे, गणतंत्र व्यवस्था थी, 8 वज्जी संघ वाले और 2 मल्ल। उसी में देखो ये दिया जा रहा है उन 10 का नाम, जैसे कि कपिल वस्तु जो है वहां के शाक्य लोग थे, और शासन किसका था, और जो सुमारगिरी का जो एरिया था वहां पर भग्गो का शासन था। अलकप में बुली के केशपुत के कलाम कई बार दे देता है। संग्राम के कोली वंश का शासन था। कुशीनारा में मल्ल वंश का था, अभी आपने देखा ही। पावा में भी मल्लों का शासन था। पिपली वन ये सब स्थान है और कुछ नहीं है। पिपली वन में मौर्य का, वैशाली में लिच्छवियों का और मिथिला में विदेह वंश का शासन था। ये बात आप नोट कर लेना, यह सब स्थान था, एक तरफ उसके शासकों का, उसके वंश का नाम दिया गया था कि ये वंश यहाँ पर थे और ये लोग अपने एक गणतंत्रात्मक प्रणाली लेकर के चल रहे थे। बुद्ध का सबसे बड़ा जो तथा शक्तिशाली जो वैशाली का लिच्छवी गणराज्य था, ये बात ध्यान रखना कि वैशाली का जो लिच्छवी गणराज्य था सबसे बड़ा और बृहद था। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कौन कौन? कौशल था, मगध था, वत्स था, अवंती थे। ये 4 शक्तिशाली राजतंत्र थे। यहाँ पर राजाओं का एक बेहतरीन जमावड़ा था, एक बेहतरीन तंत्र देखने को मिलता था, जहां पर प्रॉपर सैनिक थे, प्रॉपर राजा थे, प्रॉपर नियम कानून थे, प्रॉपर कर आरोपण था, सब कुछ था। तो ये 4 आपका शक्तिशाली राजतंत्र था, जहां पर एक नागरिक और एक राजा के बीच में जो व्यवस्था दिखती थी वो आराम से यहाँ पे दिख जाती थी। 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था, यह बात आप नोट करिएगा, कई बार पूछा जाता है। मगध को लेकर के आप देखेंगे बहुत ज्यादा संघर्ष भी हुआ। बुद्ध के समय में 10 गणतंत्र राज्य थे, हमने दिखा दिया। और जैन ग्रंथ, यह कई बार पूछा जाता है कि इन 16 महाजनपदों की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है, तो जैन से भी मिलती है और बौद्ध से भी मिलती है। जैन में भगवती सूत्र है जो इसके बारे में बोलता है, और बौद्ध में अंगुत्तर निकाय है जो 16 महाजनपदों की जानकारी देता है, जिससे यह पुष्टि होती है कि उस समय 16 महाजनपद विद्यमान थे। अब आ जाइए, मगध का उत्कर्ष कह लीजिए या मगध का संघर्ष कह लीजिए, तो मगध को लेकर के काफी लड़ाइयां हुई, काफी संघर्ष हुआ, क्योंकि मगध अपने आप में एक समय बहुत इंपॉर्टेंस रखता था। तो देखो जब आपने प्राचीन इतिहास, वैदिक संस्कृति सब खत्म करने के बाद बौद्ध देख लिया, जैन देख लिया, तब इसके बाद यहाँ पर मगध को लेकर के जब संघर्ष स्टार्ट हुआ, तो यहाँ पर सबसे पहले जो शासन स्थापित हुआ वो हर्यक वंश का। ठीक है, हर्यक वंश का शासन आएगा। उसके बाद देखोगे शिशुनाग वंश आएगा, इसी के जो मंत्री होंगे वही इसको मारेंगे, मतलब जो लास्ट इनका जो शासक होगा उसके बाद अपने वंश की स्थापना करेंगे। इसी तरह आप देखोगे कर्ण वंश का भी शासन होगा, इसका जो मंत्री इसमें रहेगा यह भी इसको मार करके अपने कर्ण वंश का शासन करता रहेगा। यह चीज ध्यान रखना, इसलिए इसको पितृहंता वंश भी कहा जाता है। हर्यक वंश में यह खूब देखने को मिला। आइए हम आपको दिखाते हैं। हर्यक वंश में देखो इसका शासन 544 लेकर के 412 ईसापुर में समस्या नहीं होनी चाहिए, मैंने आपको बता दिया था। जो ईसा के पहले जो काल चलता उसको ईसापुर, और जो ईसा के बाद चलता उसको ईस्वी, यह ध्यान रखना। और जैसे ईसा से पहले वाला जब नजदीक आते जाएंगे तो ईसा के नजदीक आते जाएंगे, और जैसे ही बड़ा रहेगा इसका मतलब ईसा से दूर जा रहा है। अब देखो संस्थापक इसका कौन था हर्यक वंश का, तो बिंबिसार था। इसको श्रेणी बहुत डिटेल में हम लोग यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। कभी जब समय मिलेगा तो निश्चित रूप से आपको डिटेल हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी।
फिलहाल आप इसको देखिए कि जो, एक मिनट बस चेक कर लेते हैं कि क्या, हाँ ऑल इज ओके, ठीक है भैया सब कुछ, चलो ठीक है। अब आ जाइए, कह रहा है कि अजात शत्रु, सॉरी, बिंबिसार के बारे में हो गया। किस हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंबिसार था। इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो श्रेणी। और इसकी राजधानी कहाँ थी, इसने राजधानी राजगीर को बनाया था, राजगीर या पाटलिपुत्र, ठीक है। अब इसका जो पुत्र था अजात शत्रु, इसने क्या किया, अपने पिता का हत्या कर दिया और शासन का साम्राज्य संभाल लिया, इसलिए इसको बोला जाता है पितृहंता पुत्र। और अजात शत्रु किस नाम से जाना जाता था, कुणिक। और जो प्रथम बौद्ध संगीति हमने आपको इधर दिखाया था इसके पहले, वो राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में इसी के समय में हुआ था, और उसकी अध्यक्षता कौन की थी, महाकश्यप। यह बात आप नोट करना। दूसरे वाले का सबकमीर, तीसरे वाले का मोगलीपुत्र, तीसरे, ये आपको सब बताया जा चुका है वहां पे। और उसके बाद यहीं पर विनय पिटक और सूत्र पिटक, जो बौद्ध का संकलन था, पिटक का मतलब ने बताया था टोकरी, विनय पिटक और सूत्र पिटक को क्या किया था, यहां पर संकलित किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति में। अब जब आपने अपने पिता की हत्या किया तो आपका भी हत्या तो कोई करेगा, इसका भी हत्या इसका पुत्र ही करता है, इसलिए इसको पुत्रहंता, इसका भी पितृहंता पुत्र कौन, उदयन हुआ। इसका मतलब हुआ कि बिंबिसार, बिंबिसार का पुत्र अजात शत्रु का पुत्र उदयन, सब एक दूसरे के अपने पिता को मार करके शासन संभाल रहे हैं। यह जैन धर्म का समर्थक है। इसने राजधानी, जो उसने राजधानी राजगीर या राजगीर में बसा रखा था, यहां पर कहा गया, देखो राजगीर में राजधानी बसा रखा था, ये कहां ले गया, वहां से उठा करके राजगीर से पाटलिपुत्र, जिसे आज पटना कहते हैं, और पाटलिपुत्र के नाम से ट्रेन भी चलती है, तो स्थान पाटलिपुत्र या कुसुमपुर पटना के आसपास उठा करके ले गया। अब देखो इसका पुत्र कौन है, इसका पुत्र है नागदशक, जो कि अंतिम शासक था, किसका, हर्यक वंश का। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन है, नोट करना ही लगाने के लिए आता है, अंतिम शासक नागदशक है। अब देखो, जब नागदशक था, तो इस नागदशक में शिशुनाग एक व्यक्ति था, शिशुनाग, शिशुनाग, ठीक है। शिशुनाग क्या था, एक व्यक्ति था, और शिशुनाग ने क्या किया, इसमें इसके इसके साथ मंत्री पद का जो है कार्यभार संभाला था। मतलब कि इसने अपने अपने कुल से न रख करके क्या किया, अगले कुल, दूसरे कुल का जो शिशुनाग था उसको क्या किया, अपने में मंत्री बना लिया था, और इसी मंत्री ने क्या किया, इस नागदशक की हत्या कर दी, और हत्या करके अपने नए वंश का, मतलब अपने वंश का स्थापना कर लेगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की क्या हुआ, स्थापना कर लिया। तो शिशुनाग ने इसके मार देगा और अपना एक वंश शिशुनाग वंश को स्थापित कर लेगा। तो वही कह रहा है कि 412 से लेकर के 344 ईसा पूर्व में शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। इसका संस्थापक जाहिर सी बात है शिशुनाग, कहानी बता चुके हैं। इसने राजधानी वैशाली को बनाया। इसका पुत्र कौन था, काला शोक था। उसका पुत्र किसका, शिशुनाग का पुत्र काला शोक था। इसने राजधानी को परिवर्तन करके क्या किया, पाटलिपुत्र कर दिया, जो कि पहले राजगीर चली गई थी, फिर इसने पाटलिपुत्र कर दिया वापस। चलिए, द्वितीय बौद्ध संगीति इसी के समय में हुई थी। आपने सुना होगा काला शोक के समय में, हमने पढ़ाया भी था इसके पहले जब बौद्ध पढ़ा रहे थे। तो अभी हमने आपको बताया भी कि इसकी अध्यक्षता कौन, देखो ये दो चीज होता है, एक तो कौन राजा था, एक कौन उसकी अध्यक्षता किया था। जैसे कि आज हमारे भारत का प्रधानमंत्री कौन है, अलग हो गए। अब कोई मीटिंग हो रही है या किसी चीज से चल रहा है, तो हो सकता है राष्ट्रपति कर रहे हो सकता है गृह मंत्री भाग ले रहे हो, तो वही चीजें हैं। तो वही कहने मतलब कि उस समय कालाशोक का क्या था, राजतंत्र था, लेकिन उस समय अध्यक्षता उसकी कौन की थी, तो सबकमीर ने किया था। इसको ध्यान रखना। और यहाँ पर बौद्ध धर्म स्थविर और महासांगिक दो रूपों में विभाजित हो गया। अब देखो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है, इसका नाम है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन, ठीक है, अंतिम शासक है नंदीवर्धन। नंदीवर्धन के बाद यह नंदीवर्धन इसी वंश का रहता है, लेकिन इसके बाद अब नंद वंश की स्थापना होती है, जो जो इसका संस्थापक महानंदीन होता है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत करना, नंदीवर्धन किसका, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक है। अब आ जाइए, अब इसके बाद नंदीवर्धन के बाद नंद वंश की स्थापना होती है। कौन करता है, तो महानंदीन करता है। इसी का नाम महापद्मनंद भी है। इसने एक उपाधि धारण की थी, एक राट या एक छत्र। देखो स्कैन करने में थोड़ा सा पीछे वाला आ गया है, इतना थोड़ा सा मैनेज आप लोग कर लीजिएगा। यह एक शूद्र शासक था जिसने नंद वंश की स्थापना किया था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, आपने घनानंद का नाम सुना होगा। आपने जब विष्णुगुप्त का जो चाणक्य धारावाहिक आता था उसको आप देखे होंगे, तो आपको आपने घनानंद से, यहीं से तो कहानी बनती ही है। तो घनानंद इसी नंदवंश का अंतिम शासक है और यह सिकंदर का समकालीन है। इसी घनानंद को चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य मारेगा और मौर्य वंश की स्थापना करेगा।
कह रहा है घनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत में क्या किया था, आक्रमण भी किया था इधर वाले रीजन में। ठीक है, इसका सिकंदर का, इसीलिए कहा जाता है सिकंदर घनानंद का क्या था, समकालीन था। नेक्स्ट आइए चलते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं चीजें। चलिए, 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या करके क्या कर दिया, मौर्य वंश की नींव रखी, जिसको हमने आपको बताया। ठीक है, बस 1 मिनट दीजिएगा। क्या आप लोग को दिख रहा है सही से? अब सही होगा आई थिंक। चलिए अब ठीक है। तो अब उसने हमें बताया कि जब मौर्य वंश की स्थापना हो गई, तो मौर्य वंश की स्थापना कब हुई, 323 ईसा पूर्व से लेकर के 184 ईसा पूर्व, इसको नोट कर लेना। कब ईसा पूर्व की बात हो रही है, जब मौर्य वंश की स्थापना हो गई। किसको, घनानंद को मार करके। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से, तो चाणक्य की सहायता से। अब देखो, तो स्थापना कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब, 323 से 298 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। टोटल मौर्य साम्राज्य का शासन कब तक रहा, तो 323 ईसा पूर्व से लेकर 184 ईसा पूर्व तक। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कितना शासन किया था, 323 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक। उसका पुत्र हुआ बिंदुसार। एक है बिंबिसार, एक है बिंदुसार, कंफ्यूज मत होना, यह बिंदुसार है जो कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया। इसी का पुत्र है सम्राट अशोक, जिसके बारे में आपने सुनते होंगे। सम्राट अशोक ने शासन कब किया, तो जहां ये छोड़ेगा उसी से आगे करेगा, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। अब इसके तमाम अनेक छोटे छोटे उत्तराधिकारी हुए मौर्य वंश के, लेकिन किसी में वो शक्ति ताकत नहीं थी जो मौर्य वंश को संभाले रख सके, क्योंकि मौर्य वंश अपने आप में एक विशाल सम्राट था। इसी को कहा जाता है उत्तर से लेकर के दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक अशोक के समय सम्राट विस्तृत हो चुका था। देखो, कुणाल हुआ, दशरथ हुआ, संप्रति हुआ, सालिसुक हुआ, देववर्मन हुआ, शतधन्वा हुआ, और अंतिम शासक कौन है, बृहद्रथ। इसी को आपको याद रखना है कि बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का क्या है, अंतिम शासक है। इसी बृहद्रथ की हत्या की जाएगी, किसके द्वारा, शुंग वंश के द्वारा, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और शुंग वंश की क्या रखी जाएगी, नींव रखी जाएगी। देख रहे हो, एक वंश से दूसरे वंश की शुरुआत कैसे हो रही है, हत्या करके ही हो रही है। ऐसी स्थिति उस समय थी। अब देखो, सेनापति पुष्यमित्र शुंग, इसका सेनापति कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। तो इसी पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बृहद्रथ की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई, और शुंग वंश की क्या कर दी गई, नींव रख दी गई। अब आ जाइए, ये तो हमने एक मोटा मोटी आपको उदाहरण दिया कि इतना शासक हुए मौर्य साम्राज्य में, और उसके बाद मौर्य साम्राज्य की जो समाप्ति हुई और शुंग वंश का स्थापना हुआ। शुंग के बाद देखोगे कर्ण वंश आ जाएगा। ठीक है, अब हमको जरूरत है ना कि भाई शुंग वंश पढ़ना, अरे सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना भी तो जरूरी है। तो मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर मोटा मोटी आपको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ाएंगे, बिंदुसार को बताएंगे, अशोक को, 3 को पढ़ाएंगे, क्योंकि और महत्वपूर्ण था नहीं, उसको हम पढ़ाएंगे नहीं। उसके बाद शुंग वंश और कर्ण वंश को भी पढ़ाएंगे, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है। तो आइए चंद्रगुप्त मौर्य को देख लेते हैं, एक एक को थोड़ा सा डिटेल, और काम की चीजें को ही देखेंगे। चंद्रगुप्त मौर्य की जो सबसे पहले इनके पहचान की गई थी, विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी। ठीक है, सेंड्रो कोट्स के नाम से की गई थी, कि यही सेंड्रो कोट्स जो हर जगह मिल रहे हैं, यही चंद्रगुप्त मौर्य है। प्रधानमंत्री कौन थे, इन्हीं का नाम कौटिल्य भी है, इन्हीं का नाम चाणक्य भी, इन्हीं का नाम विष्णु गुप्त भी है, कि कई नामों से जाना जाता है। उस समय चंद्रगुप्त के समय राजधानी क्या थी, तो पाटलिपुत्र थी, जो आज के समय में पटना है। राजकीय चिन्ह क्या था, मयूर था। भाषा देखो पाली थी, मतलब बौद्ध से संबंधित थी। और शिक्षा केंद्र कहाँ पर था, तक्षशिला, जो पाकिस्तान वाला एरिया है। सबसे पुराना विश्वविद्यालय भी है। उपनाम क्या था इसका, चंद्रगुप्त मौर्य का, तो सेंड्रोकट्स, एंड्रोकोट्स और चंद्रगुप्त। यह जूनागढ़ अभिलेख तो देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त उसका नाम देखने को मिलता है। तो इसीलिए पहचान की गई कि जो चंद्रगुप्त है, उसी का नाम सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स भी। विवाह किसने किया था, तो सिकंदर का जो उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेटर है, उसी की पुत्री हेलेना थी। उससे भी माना जाता है कि इसने शादी किया था, वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे, क्योंकि पहले जो है वैवाहिक संबंधों के माध्यम से भी क्या किया था, राज्य को जीता जाता था। सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। वहीं पर उसकी एक रचना है इंडिका। इसी इंडिका से पूरे मौर्य साम्राज्य की जानकारी हमको विस्तृत रूप से मिलती है। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन की दीक्षा ली, और श्रवण बेलगोला कई बार पूछा गया है, कर्नाटक में जाकर के संलेखना विधि से क्या किया, अपना जो है संलेखना विधि मतलब उपवास करके अपने शरीर को क्या कर दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, प्राण को
त्याग दिया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बिंदुसार के बारे में पढ़ते हैं। बिंदुसार क्या है भैया, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। चलिए बिंदुसार के बारे में चलते हैं। बिंदुसार कौन है, तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र है। 298 से 272 ईसा पूर्व तक इसने शासन को संभाला और यह आजीवक संप्रदाय का क्या था, अनुयायी था। आजीवक एक संप्रदाय था, मतलब उसका भक्त था कह सकते हैं। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म से हम संबंधित था, और बिंदुसार को आप देख रहे हो आजीवक संप्रदाय को मान रहा है। और इसी तरह आप देखोगे अशोक को तो बौद्ध को मानता था बाद में। प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य शुरुआत में, फिर जब चाणक्य की मृत्यु हो जाएगी तो खल्लाट बन गया बाद में। उपनाम देखो किसका, बिंदुसार का उपनाम अमित्रोचेट्स अमित्रोघात, इसका मतलब होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। कई बार पूछा गया है, नोट करना, अमित्रोचेट्स या अमित्रोघात किसको बोला जाता था, बिंदुसार। अब आते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो देखो सम्राट अशोक भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, 273 से लेकर के 232 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल था। अब देखो आपको पता है कि सम्राट अशोक ने जो अपने समय में इनकी जो मुख्य रूप से जानी जाती है कि ये शिलालेख के माध्यम से अपने जो राजाज्ञा था, राजा की आज्ञा को कई जगह खुदवा करके लगवाते थे। तो उसी में कह रहा है, और इसलिए इनका जितना भी इनके बारे में जानकारी मिलती है ज्यादातर अभिलेखों के साजिश से मिलती है। देखो जो मास्की अभिलेख है जो कर्नाटक में मिलता है उसी में अशोक का नाम मिलता है, खुदा हुआ कि अशोक के नाम। गुर्जरा अभिलेख जो एमपी दतिया में है, यह भी मिलाने के लिए कई बार जाता है कि मास्की और गुर्जरा अभिलेख कहां पर है। तो गुर्जरा वाले में देवा नाम प्री अशोक का नाम मिलता है, जबकि मस्की में अशोक का सीधा सीधा नाम देखने को मिलता है। इसी तरह भाब्रू बैराट का अभिलेख है, लघु शिलालेख है जो राजस्थान वाले एरिया में है, इसमें प्रियदर्शी राजा मगध देखने को मिलता है। प्रियदर्शी मतलब होता है प्रियदर्शी। इस अभिलेख से बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ का उल्लेख भी मिलता है। इससे पता चलता है कि अशोक का जो रुझान है वह बौद्ध की तरफ ज्यादा था। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग कहां पर था, उड़ीसा में, विजय के पश्चात बौद्ध धर्म का क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। अशोक प्रथम शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से प्रजा को संबोधित किया, हमने आपको बता दिया। और 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसिप ने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता। 1837 के पहले कोई अशोक के अभिलेख को पढ़ ही नहीं पाया था। यह भी कई बार क्वेश्चन पड़ता है कि सर्वप्रथम किसने अभिलेख को पढ़ा अशोक के, और कब पढ़ा गया, यह भी नोट कर लेना। सारनाथ स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, और इस स्तंभ पर शीर्ष पर 4 सिंह है, आपको पता है, और यह चारों दिशाओं में पीठ सटाकर बैठे हुए हैं जो शक्ति का प्रतीक है। कई बार क्वेश्चन एक आध दो बार पीसीएस में पूछा गया है कि जो सम्राट अशोक के सारनाथ में जो 4 स्तंभ लेख है उस पे सिंहों की संख्या कितनी है। तो लोगों को लगता है कि एक सामने देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, एक इधर देख रहा होगा, लेकिन एक उधर भी तो देख रहा है। ठीक है, तो 4 सिंह है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसी स्तंभ पर महाधर्म चक्र आधारित है जिसमें कुल 24 तिलियां हैं, जो आपको पता है कि भारत के तिरंगे में स्थापित है। इसी स्तंभ पर 4 पशु भी हैं, 4 दिशाओं में 4 पशु भी है। देखो कौन कौन है, गज है, अश्व है, सिंह है, बैल है। यह भी पूछा जा चुका है कि वो जो 4 पशु है अशोक स्तंभ लेख पर कौन कौन से हैं। तो एक तो आपको देखना गज है मतलब हाथी है, घोड़ा है, बैल है, सिंह है। गाय देकर कंफ्यूज करता है, ध्यान रखना गाय नहीं है। और कितने सिंहों की संख्या, 4। किस सब चारों अलग अलग प्रतीक भी है। देखो गज किसका, इंद्र का, अश्व किसका, सूर्य का, अश्व तेज को दिखाता है, बैल शिव का, और सिंह जो है दुर्गा का प्रतीक माना जाता है, मतलब भगवान से संबंधित सभी के सभी। अब देखो बुद्ध के समय में जो 4 थे उस समय यही 4 थे, उसमें देखो गज का मतलब क्या होता था, गर्भस्थ होने का, जबकि अश्व का उन्होंने गृह त्याग से संबंध जोड़ा था, और वृष का जन्म से, और सिंह का बुद्ध से। यह चारों कंफ्यूजन मत करना, वही 4 यहाँ भी है, वही 4 यहाँ भी हैं। बुद्ध के समय में बुद्ध के जो परिभाषा थी उसमें चारों का अलग था, और अशोक का समय में परिभाषा अलग थी। अब आ जाइए, अशोक के जो प्रमुख अभिलेख है बहुत महत्वपूर्ण है, अशोक से निश्चित रूप से क्वेश्चन आते इस बार भी आने की संभावना है, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। और देखो यहाँ पर कुछ बनाए गए हैं कि इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा नोट्स है इसलिए हम अपने हिसाब से बनाया है कि कौन कौन सी कहाँ है। थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे तो इसमें आपको बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। इंटरव्यू में बहुत बार पूछे गए, यह बहुत महत्वपूर्ण है। देखो अभिलेख कौन कौन से अभिलेख, शिलालेख और स्तंभ लेख। ठीक है, आइए शिलालेख के बारे में जानते हैं क्या है। तो शिलालेख क्या होता है कि यह पहाड़ों को काट करके शिलाखंडों को समतल करके उस पर उत्कीर्ण कराया जाता था। बहुत बड़ा पहाड़ है, उसके शिला उसमें से काट करके उसको समतल करा करके उस पर कुछ लिखावट पढ़ावट कर दे,
राजा की आज्ञा को बता दे तो क्या करे वो शिलालेख। स्तंभ लेख क्या होता है? स्तंभ मतलब आपको पता है खम्मा की तरह। प्राकृतिक चिताओं की जो प्रचुर अनुपलब्धता होने लगी तो क्या हुआ, पत्थरों से तैयार जो कृत्रिम स्तंभ थे उस पर उत्कीर्ण लेख को लगा करके अन्य जगहों पर आसानी से गाड़ दिया गया। उसी में से एक सारनाथ का स्तंभ लेख हो गया। अब देखो जो शिलालेख था उस शिलालेख में भी क्या था, एक बृहद शिलालेख था, ठीक है, वह एक क्या था, लघु शिलालेख था। अब देखो बृहद शिलालेख कुल 14 बृहद शिलालेख पाए गए। कई बार पूछा जाता है कि अशोक के कुल कितने बृहद शिलालेख थे, तो कुल 14 बृहद शिलालेख पाए गए, बाकी या बहुत सारे कितने थे, लघु शिलालेख थे, और उससे भी ज्यादा स्तंभ लेख थे। देखो बृहद शिलालेख और विषय वस्तु पूरा तो हम 14 नहीं लिखे हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है उसको हमने लिखा है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कैसे, जैसे जो पहला शिलालेख था अशोक का, उसमें उसने क्या उत्कीर्ण करवाया, उत्सव का निषेध, मतलब उत्सव मनाना मना कर दिया, उत्सव का निषेध कर दिया और पशु बलि का भी निषेध कर दिया। अब समझ लीजिए, उत्सव मनाने पर भी मना कर दिया और पशु बलि का भी निषेध कर दिया। बहुत बड़ी बात थी पशु बलि का निषेध करना, जबकि उड़ीसा और कलिंग वाला जो युद्ध हुआ था उसमें लाखों लोगों को खुद मार काट संहार करके आया हुआ था। उसी के बाद से उसका हृदय परिवर्तन होता है और तमाम तरह की राजज्ञाएं देखने को आपको मिलती है। द्वितीय शिलालेख की बात करेंगे, इसमें पशु चिकित्सा एवं मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणकारी कार्य के बारे में बताया गया है। मतलब पशुओं की चिकित्सा की बात थी, मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी की बात जब आए तो द्वितीय शिलालेख की बात आती है। तीसरा शिलालेख देखो, सब नहीं पढ़ना है, 5-6 ही है, महत्वपूर्ण है। तीसरा क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें महामात्र एवं पदाधिकारियों के प्रति पांचवें वर्ष दौरे का जो आदेश हुआ करता था उसको देता था, और राजुक या राज्यों की जो नियुक्ति कौन करेगा कैसे होती थी उसके बारे में जानकारी होती थी। मतलब कि प्रशासन संबंधित ये बातचीत था। पांचवा देखो, संगम राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। प्रथम बार अशोक के शासन के 14वें वर्ष में धर्म महामाताओं या धर्म महामात्यों की नियुक्ति के बारे में इससे पता लगता है, और मौर्यकालीन समाज एवं वर्ण व्यवस्था कैसी थी उस समय इसके बारे में जानकारी मिलता है 5वें शिलालेख से। 12वां और 13वां अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको जरूर याद रखना कि जो धार्मिक सहिष्णुता की नीति है वो 12वां शिलालेख से, जबकि 13वां से जो कलिंग युद्ध उसने किया उसके युद्ध का वर्णन पूरा 13वें शिलालेख में मिलता है। यह बात आप नोट करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है 12वां 13वां, और उधर से पहला दूसरा और तीसरा, इतना अगर आप याद कर लेते तो काम बन जाता है। अशोक के समय में अलग अलग देशों के कुछ दूत भी आए, उसी के बारे में कई बार पूछ लेता है मिलाने के लिए। देखो जैसे अंतियो क्या था, ये अंतियोक था, इसी को एंटियोकस द्वितीय भी कहते हैं। यह सीरिया का नरेश था, मतलब सीरिया आपको पता है कि सीरिया कहाँ है, ठीक है, तो सीरिया का राजा कौन था, अंतियोक था। अब सोचो इस समय हमारे प्राचीन काल के समय मतलब विदेशी राष्ट्रों के साथ भी संबंध थे। सोचो अरब कंट्री से, फिर आप देखोगे मिस्र से, फिर आप देखोगे मैसेडोनिया, मतलब कि आपका यूरोप से भी क्या था, आपका संबंध था। देखो तुर्मै जो शासक था, इसको फिलाडेल्फस आलमी भी बोलते हैं, यह मिस्र का नरेश था। सोचो मिस्र के लोगों से भी संबंध था। और उसके बाद जो अति किप्पी थी, इसको एंटीगोनस भी कहते हैं, ये मैसेडोनिया या मकदूनिया के शासक थे, इनका भी जो है उस समय प्रभाव था। अब देखो कुछ दूत भी आए, जो राजा थे इनके कुछ दूत भी आए, तो वही कह रहा है कि मग या मगस जो दूत थे कहां से आए, सीरियन राजा से आए। और अलेक्जेंडर जो थे, अलेक्जेंडर इसको बोला जाता है, यही एपिरस ने अपना दूत भेजा था। तो 2 दूत आए थे, ये भी ध्यान रखना, बकिया राजाओं को पूछा जाता है। अब उसके बाद देखो लघु शिलालेख हमने बताया ना, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख बटा हुआ है, तो बृहद शिलालेख 14 हो गए, 14 हमने 6-7 आपको बताया, 5-6। अब लघु शिलालेख में कुछ महत्वपूर्ण है, सीधा सीधा एक तरफ शिलालेख दे देगा या सीधा सीधा एक तरफ राज्य दे देगा मिलाने के लिए। जिला तो जनरली नहीं देता है, राज्य देता है। जैसे गुर्जरा जो लघु शिलालेख था वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले से मिला, इसी में इसका नाम देवा नाम प्रिय अशोक मिलता है। मास्की जो है यह रायचूर जिले से मिला है कर्नाटक से, इसमें इसका नाम अशोक मिलता है। और जो भब्रू बैराट है यह राजस्थान से मिलता है, जयपुर वाले रीजन से, इसमें इसका नाम प्रियदस्ती या प्रियदस्ती मतलब प्यारे राजा। अब देखो जो स्तंभ लेख हमने बताया ना कि शिलालेख और स्तंभ लेख, शिलालेख में भी बृहद शिलालेख लघु शिलालेख वो हमने देख लिया। अब स्तंभ लेख को देखेंगे। अब इसमें स्तंभ लेख में बृहद स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख। देखो बृहद स्तंभ लेख की संख्या कुल कितनी, 7, जबकि लघु स्तंभ लेख की संख्या बहुत सारी है। अब उसमें कह रहा है कि लघु स्तंभ लेख में क्या है कि ये सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं तथा लिपि इनकी ब्राह्मी है। हमने आपको बताया था कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में क्या अंतर है। जो आपको हम लोग जैसे लिखते हैं किधर,
दाहिने से बाएं लिखते हैं, किधर लिखते हैं, सॉरी बाएं से दाहिने लिखते हैं, जो हम लोग लिख रहे हैं ये ब्राह्मी लिपि। लेकिन अगर दाहिने से बाएं लिखा जाए तो उसको खरोष्टी लिपि बोला जाता है, उल्टा अगर लिखा जाए तो। ठीक है, केवल दो अभिलेख शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की लिपि ही ब्राह्मी नहीं है, नहीं है बल्कि खरोष्टी है। बकिया जितने भी अभिलेख अशोक के पाए गए सबकी लिपि क्या है, ब्राह्मी है। सिर्फ और सिर्फ शहबाजगढ़ी और मानसेरा चूंकि भारत में पाए भी नहीं गए, ये आपके देखेंगे तो उत्तर पश्चिम साइड में पाए गए, इसीलिए इनकी लिपि खरोष्टी देखने को मिलती है, जो दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती है। एक रूमनदेही का अभिलेख है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो नेपाल वाले रीजन से मिलता है, कई बार पूछा जाता है। यह सबसे छोटा स्तंभ लेख भी है। इसी रूमनदेही वाले अभिषेक से पता लगता है कि अशोक ने क्या किया था, वहां पर जो है कर को माफी कर दिया था। तो देखो, अशोक द्वारा नेपाल धर्म यात्रा जाने का जो विवरण है इसी रूमनदेही वाले से मिलता है। इससे पता चलता है कि जो लुम्बिनी गांव है, जो बुद्ध की जन्मस्थली थी, बलि बलि धार्मिक कर होता था, और एक होता था आपका भाग, कहीं होगा लिखा, देखो भाग, बलि और भाग। बलि कैसा कर होता था, धार्मिक होता था, और भाग क्या होता था, भूमि से लिया जाने वाला कर होता था। इन दोनों को क्या किया था, बलि को तो एकदम माफ कर दिया था, और भाग को घटा करके 1/6 से 1/8 कर दिया था, जो बहुत बड़ी बात है। यह उसकी उदारता का प्रतीक दिखाता है। नेक्स्ट चलते हैं, अशोक के प्रमुख कुछ शिलालेख हैं। आइए, तो प्रमुख शिलालेख को मिला लीजिए और डायरेक्ट मिलाने के लिए आता है, इसको हमारे साथ कर लेंगे, आपको याद हो जाएगा। देखो, जैसे कालसी है, कालसी देहरादून में पड़ता है, कहां पर, उत्तराखंड में। गिरनार है जूनागढ़ में, कहां पड़ता है, तो गुजरात में। एरागुंडी है करनूल में पड़ता है, करनूल कहां है, कर्नाटक में है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की सीमा वाले रीजन में है। ठीक है, शोपार है, शोपार थाड़े महाराष्ट्र में है। धौली है, पुरी है, उड़ीसा है, मतलब धौली पुरी वाले रीजन में, कहां पर, उड़ीसा में। शहबाजगढ़ी है, मर्दान में, अफगानिस्तान में, भारत के बाहर। मानसेहरा, मानसेरा में, पाक और अफगानिस्तान। ये दोनों अभिलेख क्या हैं, ये दोनों स्तंभ लेख कहाँ है, भारत के बाहर है, और ये दोनों ही ब्राह्मी लिपि में न लिख करके खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से तो स्तंभ लेख है जो कि आपके शिलालेख है, जो आपके ब्राह्मी लिपि में न लिख करके खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं, इसलिए मैं इसमें बार बार जोर दे रहा हूं, इन दोनों को आप लोग याद रख लीजिएगा। अब देखो, मौर्य काल पूरा खत्म हो गया, हमने सम्राट अशोक खत्म किया, बिंदुसार को खत्म किया, और अशोक को खत्म किया। अशोक के द्वारा लड़े गए युद्ध को खत्म किया, अशोक के शिलालेख को खत्म किया, सब प्रॉपर तरीके से खत्म किया। अब उनके समय में हमने बताया था कि अशोक के समय में एक प्रॉपर आपको व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, तो अशोक के समय जो प्रमुख अधिकारी थे, जो नियुक्त किए जाते थे अलग अलग कार्य के लिए, कई बार मिलाने के लिए पूछता, उसको आप लोग देख लीजिए। देखो, एस्ट्रोनोमोई जो था वो नगर का अधिकारी हुआ करता, जैसे आज के समय में डीएम है, तो एस्ट्रोनोमोई में क्या था, डीएम की तरह था। समाहर्ता जो है वह कर निर्धारण का स्रोत, जैसे इस समय इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, तो समाहर्ता क्या होता था, उस समय कर निर्धारण करता था। संनिधाता क्या है, राजकीय कोषागार और भंडागर का क्या था, संरक्षक होता था, आप कह लीजिए जेलर की तरह होता था संनिधाता। उसके बाद देखो, राजुक जो है, राजुक क्या है, राजुक की स्थिति आधुनिक शासन में जिलाधिकारी, राजुक भी एक तरह से इसको आप एसडीएम कह सकते हो, यहाँ पर जो आपका एस्ट्रोनोमोई था, ठीक है, उसके नीचे था वो। और राजुक क्या था कि आधुनिक भारत में जिलाधिकारी डीएम जैसी थी, जिसे राजस्व व न्याय, चूंकि न्याय देने की भी इसके अंदर पावर बढ़ गई थी, इसलिए एक आप अभी भी डीएम न्याय देता है, तो इसलिए इसको क्या कह सकते हो कि न्याय और राजस्व अधिकारी हो गया राजुक डीएम का, और वह ऊपर क्या था, एसडीएम के बराबर था। मौर्य कालीन कुछ अध्यक्ष हुआ करते थे, इनकी संख्या कुल 27 थी। कुल नहीं देखेंगे, कुछ महत्वपूर्ण देखेंगे। देखो, जैसे कुछ अध्यक्ष थे, उनसे संबंधित कुछ विभाग है, जैसे सुराध्यक्ष है, सुर लगाएगा, सुर कैसे, पी करके लगाएगा, मतलब आबकारी विषयों से संबंधित है, शराबों से संबंधित है, यह नोट करना। लक्षणाध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष टकसाल, टकसाल मतलब होता है, आपको पता है कि जो मनी ढालने वाला इस एरिया होता था जहां पर मनी संबंधित टकसाल होता था, तो जिसके लक्षण अच्छे होंगे उसी को टकसाल में भेजा जाएगा, नहीं तो चुरा लेगा, ऐसे याद कर लेना। अकाराध्यक्ष, खानों का जो अध्यक्ष होता है, जो खुदाई होता था खान, ठीक है, तो तमाम तरह के जो खान होते थे, तो अकाराध्यक्ष क्या करता था, खानों का अध्यक्ष हुआ करता। सीताध्यक्ष, आपको पता है कि सीता माता कहां से, भूमि से निकली हैं, तो राजकीय भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसको सीताध्यक्ष बोलते थे। पढ़े, पढ़े मतलब आप कह सकते हो कि राजकीय व्यवस्था का या व्यापार, तो पढ़े मतलब व्यापारी ही तो होता है, बनिया होता है, पढ़े मतलब जो व्यापारी करते हैं, तो व्यापार वाणिज्य से संबंधित राजकीय व्यवस्था का अधिकारी जो होता था पढ़ेध्यक्ष होता था। कुड़ियाध्यक्ष कौन होता था, तो कुड़े मतलब वन, तो वनों से संबंधित जो कार्य का अध्यक्ष होता था कुड़ियाध्यक्ष कहलाता था।
ये सब पूछा जाता है, हल्के में मत लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ। पौतवाध्यक्ष जो है देखो, तो पौतवाध्यक्ष क्या करता है, पौतवाध्यक्ष नाप तौल और बाट तराजू का अध्यक्ष हुआ करता था, पौतवा अध्यक्ष। इतना आप याद रखते हो तो इससे बाहर नहीं जाने की संभावना। करसापड़ है, पड़ है, धरड़ है, यह चांदी और तांबे से निर्मित क्या है, धातुएं हैं, सिक्के थे, जो करसापड़, पड़ और धरड़, इनको चांदी और तांबे से निर्मित सिक्के हैं। मौर्य काल में सबसे ऊंचे अधिकारी को तीर्थ या महामात्र कहते हैं, या अमात्य उनको कहा जाता है जो सबसे ऊपर स्तर पे थे। मौर्यकालीन कर व्यवस्था में किसानों से सामान्यतः उपज का 1/4 या 1/6 भाग क्या भूमि कर के रूप में लिया जाता। कई बार पूछ लिया जाता है कि मौर्यकालीन के समय में किसानों से कुल कितना उपज का कर लिया जाता था, तो 1/4 या 1/6 दोनों में से एक ही रहेगा। कर प्रणाली के बारे में देख लो, कौन कौन सा कर था, जैसे सीता था, भाग था, बलि था। यह 3 प्रकार कर थे। जो सीता अभी मैंने बताया कि जमीन संबंधित है, इसका मतलब राजकीय भूमि से वसूला। जैसे राजा का ये भूमि है, तो इस पर जो खेती किसानी के लिए दिया है राजा, तो इससे भूमि कर लेगा ना, कितना गेहूं हुआ तो उससे गेहूं ले लेगा, चावल लेगा, तमाम तरह की बातें। भाग क्या है, जो आपकी खुद की भूमि है, राजा की भूमि तो नहीं है, खुद की भूमि है, लेकिन चूंकि राजा आपको संरक्षण दे रहा है, तमाम तरह की अकाल से, तमाम तरह की चीजों से आपको रक्षा कर रहा है, तो उस पर भी राजा कर लिया करता था। तो निजी भूमि से जो वसूले जाने वाला कर था उसको भाग कहते हैं। बलि धार्मिक भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था, ठीक है, मतलब धार्मिक रूप से भी कुछ कर लिया जाता था, उसमें क्या हुआ करता था, उसको बलि कहते थे। ये बात आप नोट कर लीजिए। सांची का स्तूप तो आपको पता है मध्य प्रदेश भोपाल में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के समीप सांची बौद्ध स्तूपों का एक विश्व प्रसिद्ध है। इसे मौर्य शासक अशोक ने ही निर्माण करवाया था। दीर्घ काल तक बौद्ध से संबंधित होने के कारण इसे चेतिया या चैत्यगृह, मतलब जहां रहने वाला जो स्थान होता है, उसे प्रसिद्ध हुआ। यह बुद्ध के जीवन की घटनाओं की जातक कथाओं संबंधित भरा पड़ा है, ठीक है, कई बार पूछा गया है। और अशोक द्वारा निर्मित जो महास्तूप शुंग काल में पाषाण पट्टिकाओं से जड़ा गया, इसने लकड़ी के स्थान पर पाषाण की वेदिकाएं बनाई। पाषाण मतलब पत्थर। इसके पहले क्या था कि लकड़ी की वेदिकाएं बनाई जाती थी, इस तरह से लकड़ी की वेदिकाएं बनाई जाती थी, ठीक है, लेकिन इसके समय में क्या हुआ, पाषाण की वेदिकाएं बनाई गई। इसमें चारों दिशाओं में 4 तोरण, मतलब 4 दरवाजे, 4 द्वार हुआ करते थे। मुख्य स्तूप के दक्षिणी द्वार पर उत्कीर्ण लेख में सातवाहन सतकर्णी का नाम मिलता है। थोड़ा सा ये नोट कर लेना, महत्वपूर्ण था, याद हो जाए ये वाला पार्ट तो ठीक है, नहीं तो ऊपर जो मैंने बताया वो तो महत्वपूर्ण था। अब देखिए मौर्यकाल समाप्त हो गया, 16 महाजनपद समाप्त हो गया। अब जब भी कोई समाप्त होगा तो उसके बाद उसके पीछे कुछ रीजन रहा होगा, ऐसे तो समाप्त हुआ नहीं होगा। तो हमने आपको ऊपर बताया, पहले ही बता दिया कि देखो यार, समाप्त होने का रीजन यही था कि इनके जो आगे आने वाले जो अधिकारी थे, जो इसके उत्तराधिकारी थे, वह उतने काबिल साबित नहीं हुए, और जो नीचे वाला व्यक्ति रहेगा, जो आपके शासन में कुछ कर रहा है, किसी पद पे रहा है, जो देख ताक रहा है, वह धीरे धीरे मजबूत हो गया है, तो उसको पता है कमजोरी, तो क्या करेगा, आपको पदस्थ कर देगा और अपना शासन, अपना वंश स्थापित कर लेगा। वही धीरे धीरे हुआ है। तो मौर्योत्तर काल में देखोगे कि मौर्य काल की समाप्ति के बाद जो कुछ अधिकारी अलग अलग देखने को मिले, एक ऐसा पीरियड आया जिसमें एकदम पूरी अस्त व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई। इसमें भी देखो विदेशियों का भी आक्रमण हुआ, कुछ देशी उत्तराधिकारी भी बने, तो बड़ी हालत खराब थी। उसके बाद देखोगे जब गुप्त आता है, तो गुप्त के समय में कुछ व्यवस्थाएं ठीक होने लगी। उसके बाद गुप्त वंश के बाद फिर गुप्त उत्तर काल आता है, फिर व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न हो जाती है। तभी तो छिन्न भिन्न वजह से ही तो फिर विदेशी आक्रमण करेंगे और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होगी। सब जोड़ करके पढ़ोगे क्रम से तो कोई समस्या कभी आने वाली नहीं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आइए फिर ऐसे देखोगे तो भी जब हालत खराब होगी, खस्ता हालत होगी मुगलों की, लास्ट में देखोगे कि उसमें भी बहादुर शाह जफर के बाद कोई काबिल शासक नहीं बचेगा, तो मामला खराब हो जाता है। फिर अंग्रेज हावी हो जाते हैं, फिर अंग्रेजों का शासनकाल देखने को मिलेगा। अंग्रेजों की स्थिति खराब होती है, फिर भारत के लोग अपने अपने देश का शासन संभाल लेते हैं। तो ये सब चीजें ऐसे ही चलती रहती है। आइए, तो मौर्योत्तर काल में देखो उत्तराधिकारी एक देशी हुए। देशी मतलब कि यहीं के थे ये लोग, और ये लोग कह सकते हैं कि मौर्य के समय में थे, अपना कुछ कुछ पदों पर रहे होंगे। अब कह रहा है कि विदेशी उत्तराधिकारी मतलब जो अपने देश से नहीं थे, बाहर से आए थे। कौन थे वो? हिंद यवन थे, शक थे, पार्थियन थे और कुषाण थे। पार्थियन को ही पहला बोलते हैं, और हिंद यवन, यह बात आप नोट कर लीजिए। कहाँ के थे? तो उत्तर पश्चिम वाले रीजन के थे। अब देखो इन सबों का भी आक्रमण हुआ और इनका एक वंश हुआ। फिलहाल अभी हम लोग पहले देखेंगे देशी उत्तराधिकारी। देशी उत्तराधिकारी में देखो शुंग वंश, कण वंश, आंध्र सातवाहन वंश। तो 185 से 73 वर्ष तक शुंग वंश, 75 से लेकर के 30 वर्ष तक कण वंश, 30 ईसा पूर्व तक, और 60 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक किसका? आंध्र सातवाहन का शासन रहा। यह आपने देखा।
तो हमने बताया कि पहले देसी उत्तराधिकारी को हम लोग देखेंगे, फिर विदेशी उत्तराधिकारी को देख लेंगे। ठीक है, अब देखो शुंग वंश की अगर हम बात करेंगे तो इसका प्रथम शासक कौन है? पुष्यमित्र शुंग है। अंतिम शासक कौन है? देवभूति है। यही देवभूति की हत्या करके अगले वंश की क्या होगी? कर्ण वंश की स्थापना होगी। फिलहाल शुंग वंश को देख लेते हैं। तो पुष्यमित्र जो शुंग है 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक, इसमें अंतिम मौर्य सम्राट हमने बताया था ऊपर भी कि बृहद्रथ की हत्या करके 184 में शुंग वंश की स्थापना हो जाती है। इसी का वो मंत्री रहता है, हत्या कर देता है और शुंग वंश की स्थापना कर लेता है। भरौत स्तूप, यह स्तूप सतनाप के समीप स्थित था और इसका निर्माण किसने कराया था? पुष्यमित्र शुंग के समय में कराया गया था। खत्म हो गया। कर्ण वंश देखो 75 ईसा पूर्व से लेकर के 30 ईसा पूर्व तक है। वासुदेव इसका प्रथम शासक था। शुंग वंश का जो अंतिम शासक देवभूति अभी हमने ऊपर लिखा था, उसकी हत्या कौन करेगा? वासुदेव करेगा। उसका सचिव था, देखो लिखा भी है, उसके सचिव रूप में कार्यरत था। उसको देखा कि अभी कमजोर हो गया, किसी काम का नहीं, हत्या किया और क्या किया? अपने शासन को, अपने वंश को स्थापित कर दिया कर्ण वंश के नाम से। तो 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की नींव रख दी गई। इसका अंतिम शासक कौन हुआ? सुशर्मन हुआ। ठीक है, अब उस सुशर्मन की हत्या हो जाएगी और क्या करेगा? शिमुख हत्या कर देगा और अपने वंश की स्थापना आंध्र सातवाहन की हो जाएगी 30 ईसा पूर्व से लेकर के 240 ईस्वी तक। तो शिमुख जाहिर सी बात है किसका? सुशर्मन की हत्या करेगा। तो आ जाओ, अंतिम कर्ण शासक सुशर्मन की हत्या करके शिमुख ने आंध्र सातवाहन किया। देखो इतना आसान हो गया अगर सही तरीके से पढ़ते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा इसमें क्लिष्ट बना रहता है। गौतमी पुत्र सतकर्णी की बात करेंगे। यह सातवाहन वंश का महानतम शासक था, काफी प्रतापी था। इसके समय में इसकी माता जो बलश्री है, इसी का एक नासिक अभिलेख कई बार पूछा जाता है, इसी से इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। और अंतिम शासक कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। ये बात आप नोट कर लीजिएगा, किसका? आंध्र सातवाहन का। ठीक है, पहला शासक कौन है? तो पहला हो गया शिमुख सॉरी। और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो किसी का पुत्र था गौतमी का, इसलिए गौतमी पुत्र सतकर्णी बहुत प्रतापी शासक हुआ। अब देखो कलिंग के चेदी के बारे में बात करेंगे। चेदी वंश का सबसे महानतम शासक खारवेल हुआ और कलिंग का जो खारवेल है वो उसकी जानकारी हमको हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। अभिलेख का मतलब जैसे अभी क्या है, किताबों से जानकारी मिल जाती है, तो उस समय अभिलेख हुआ करते थे। उस अभिलेख से जो खुदवाया गया अभिलेख हमने सब बताया ही, तो उसी अभिलेखों से जानकारी मिलती है कि इस समय राजा ये थे, इनकी व्यवस्था ये थी, तमाम तरह की चीजें। वही बात कर रहा है। तो कह रहा है उदयगिरी की जो पहाड़ियों की गुफा से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख जो मिला है, वही कलिंग राजा खारवेल के क्रियाकलापों की जानकारी हमको देता है। इसका मतलब सीधा सीधा पूछा जाता है कि हाथी गुम्फा अभिलेख से किसकी जानकारी मिलती है, तो सीधे लिखोगे कलिंग राजा खारवेल। राजा खारवेल ने उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर का निर्माण भी करवाया था। जो भुवनेश्वर मंदिर इतना फेमस है, कई बार पूछ ले तो लिखवा देना, खारवेल ने उड़ीसा का भुवनेश्वर मंदिर का भी निर्माण करवाया था। अब देखो विदेशी उत्तराधिकारी के बारे में बात करेंगे। देशी उत्तराधिकारी हमने पढ़ लिया। अब विदेशी उत्तराधिकारी भी कुछ है, उसको हमने ट्रिक बनाया यहाँ पर। देखो HSPK, हिंद, उसके बाद शक, फिर उसके बाद पार्थिव और उसके बाद कुषाण। इसी क्रम में आए, कई बार क्रम लगाने के लिए आता है, इसलिए मैं आपको लिखवा दिया। सबसे पहले चलेंगे तो कौन आएगा? हर्यक वंश। फिर कौन आएगा? शिशुनाग वंश। उसके बाद नंद वंश। फिर उसके बाद मौर्य वंश। फिर उसके बाद शुंग वंश। फिर उसके बाद कर्ण वंश। आप इसको नोट कर लेना। और यहां पर ये विदेशी यात्रियों, ये तो मैंने देशी में बताया, और ये विदेशियों का क्रम क्या रहा? सबसे पहले हिंद यवन, शक, पार्थिव और कुषाण। ये आप नोट करना। अब देखो हिंद यवन में एक डेमेट्रियस वंश का हो गया, एक यूक्रेटाइड्स वंश का हो गया। दो अलग अलग वंश हो गए, कोई टेंशन की जरूरत नहीं भाई, अलग अलग वंश होते हैं ना। तो डेमेट्रियस वंश का, एक यूक्रेटाइड्स वंश का। तो भारत में जो आए डेमेट्रियस वंश वाले आए, उसमें देखो मिनेंडर आया 165 से 145 ईसा पूर्व तक। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक मिनेंडर था। और बौद्ध ग्रंथ, आपको यह कई बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जब हम बौद्ध पढ़ा रहे थे उसमें जिक्र भी किए थे कि मिलिंद पनहो में इसे मिलिंद के नाम से भी जाना जाता है। और बौद्ध धर्म भिक्षु नागसेन ने इसे बौद्ध धर्म का अनुयायी बनाया था। ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है मिलिंद पनहो के बारे में, इसको आप लोग नोट करिएगा। दूसरा देखो बी, शक आक्रमण। शकों का आक्रमण जो हुआ है, सबसे प्रसिद्ध शासक नहपान था इसका। शक जो शक आक्रमण हुआ था उसमें सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? नहपान था। सातवाहन वंश का शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी ने नहपान क्या कर दिया था? पराजित करके मार डाला था। ये बात आप नोट करिएगा। ठीक है, नहपान को पराजित करके मार दिया था। और उसके बाद कह रहा है कि उज्जैनी के शासकों में सबसे प्रसिद्ध शक शासक कौन था? रुद्रदामन था। यह भी आप नोट करिएगा। जूनागढ़ अभिलेख गुजरात से पता चलता है कि शक शासक रुद्रदामन के शासन काल में उसका राज्यपाल सुविशाख था। यही सुविशाख है जो सुदर्शन झील का क्या करेगा? पुनर्निर्माण कराएगा।
तो इसका मतलब जूनागढ़ से किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो शक शासक रुद्र दामन के बारे में। उसी का राज्यपाल था सुविशाख, यही सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराता है। ये बात आप नोट करें। कब? मौर्योत्तर काल के समय में। निर्माण किसने कराया था सुदर्शन झील का? तो मौर्य के समय में। यह बात ध्यान रखना। फिर उसके बाद देखोगे अशोक के समय में भी उसका निर्माण कराया गया था, नहरें निकाली गई थी, लेकिन पुनर्निर्माण मौर्योत्तर काल में इनके द्वारा कराया गया। पार्थिव या पहलव हमने बताया तीसरा, ये मध्य एशिया के ईरान से आए हुए थे, ठीक है। और इसमें सबसे प्रसिद्ध जो शासक था गोंडोफर्निस था। नोट कह रहा है भारत की प्रथम बार सोने के सिक्के चलाने का जो श्रेय है, मतलब भारत में पहली बार अगर सोने के सिक्के किसी ने चलाया है तो हिंद यवन शासकों ने ही चलाया जाता है। लेकिन नियमित रूप से अगर बात करेंगे सिक्का चलाने का श्रेय तो कुषाण वंश का। दो क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में प्रथम बार सोने का सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है, तो आप कह दोगे हिंद वन शासकों के द्वारा। लेकिन नियमित रूप से कि चला तो फिर चलता रह गया, वो अगर आप देखोगे तो कुषाण वंश में संभव हो पाए। तो लास्ट में कुषाण वंश पढ़ भी लेते हैं। ये कहाँ के थे? तो ये जो चीन वाली यूची जनजाति है, वहां पर कई बार जिक्र भी होता है यूची जनजातियों के कि चीन इस पर काफी जो है अत्याचार कर रहा है। तो ये मध्य एशिया में पश्चिमी चीन के यूची जनजाति थे, अलग अलग देखो जगहों से आए हुए थे। इसमें कुजुल कटफिशस था। इसने भारत में तांबे के सिक्के चलाने का श्रेय कुजुल कटफिशस को दिया जाता है। और एक भीम कटफिशस था, इसका सेकेंड जो उत्तराधिकारी था। भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक अगर किसी को माना जाता है तो भीम कटफिशस को, जबकि कुजुल कटफिशस ने इसकी यहाँ पर नींव रखी थी, लेकिन इसको बेहतरीन तरीके से फैलाने का श्रेय भीम कटफिशस को दिया जाता है। इसने क्या किया? सोने का और तांबे दोनों का सिक्का, जबकि कुजुल कटफिशस ने क्या किया था? सिर्फ तांबे का सिक्का चलाया था, जबकि भीम कटफिशस ने सोने और तांबे दोनों का सिक्का चलाया। सबसे महत्वपूर्ण क्या बात थी कि इसने सोने के सिक्के पर शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल अंकित किया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस शासक ने शिव की आकृति, नंदी बैल और त्रिशूल की आकृति वाला सिक्का चलाया गया था। भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से सोने का सिक्का चलाने का श्रेय हमने ऊपर बता ही दिया। लास्ट शासक विदेशी में देखो कनिष्क है, जो 78 से लेकर के 105 ईस्वी तक शासन किया। इसने राजधानी पेशावर, मथुरा के आसपास पसुरा में और पेशावर, दो राजधानियां बनाई, एक पेशावर में और एक भारत में कहा पश्चिम साइड में मथुरा वाले में अपना जो है राजधानी बनाया। कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि 78 ईस्वी थी, उसी दिन इसने शपथ ग्रहण किया था, इसीलिए इसको सन संवत का सूचन भी माना जाता है। कई बार पूछा भी जाता है कि सन संवत कहां से शुरुआत होती है, तो 78 ईसा से। इसी के शासन में 98 ईस्वी में चौथी बौद्ध संगीति भी हुई, हमने बताया था। कनिष्क के समय में कुंडलवन में कश्मीर में हुई थी और इस पर विक्रम संवत तो क्या किया था? आरंभ किया गया था। तो 98 ईस्वी में विक्रम संवत, जबकि 78 ईस्वी में शक संवत। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, 20 ईस्वी का अंतर है। कला देखेंगे कि कौन कौन कला विकसित हुई। तो गांधार कला कई बार पूछा जाता है। तो गांधार कला जो है, गांधार कला आप देखेंगे कि हिंदवन के समय में विकसित हुई है। गांधार कला हिंदवन के समय में विकसित हुई है। इसे इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है। इसका केंद्र बिंदु गांधार है, ठीक है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? गांधार है, कई बार पूछा जाता है। और इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियां काली स्लेट पाषाण से बनाई गई है। तो अगर कभी भी पूछे कि जो गांधार कला शैली है किसके द्वारा विकसित किया गया, तो हिंद यवन के द्वारा विकसित किया गया। इसका केंद्र बिंदु भी देखो पश्चिम साइड में है और काली स्लेट जो है, और इसमें बुद्ध एवं बोधिसत्व की भी मूर्तियां बनाई गई, बुद्ध और बोधिसत्व के, लेकिन काली स्लेटी पत्थरों से काट करके, काली स्लेटी से, गेरुआ वाले से नहीं। लेकिन जब मथुरा कला की बात करेंगे तो मथुरा कला शैली में कुषाण वंश वाले में बात करेंगे कि इस शैली का जो जन्म वास्तविक कनिष्क के समय में हुआ है, कुषाण समय में, कुषाण वंश में। इसमें फिर उसके बाद देखो इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग कब किया गया? तो आपका मथुरा कला शैली में। और कह रहा है कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति के निर्माण का श्रेय इसी कला शैली को दिया जाता है भारत में, कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति कला का निर्माण का श्रेय आपका मथुरा कला को दिया जाता है। तो दोनों कलाओं के बारे में पूछा था, ध्यान रखना। आओ, कुषाणों ने सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के 124 गेंद के क्या किए? जारी किए। तो कई बार पूछा जाता है कि सबसे शुद्ध या 124 गेंद के सिक्के किसने जारी किए? तो कुषाणों ने। कुषाणों ने केवल सोने एवं तांबों के सिक्के जारी किए थे, चांदी के सिक्के उन्होंने जारी नहीं किए थे। यह बात नोट करना, हमने दिखाया भी कि कुजुल कटफिशस ने तांबे का, और भीम कटफिशस ने सोने और तांबे दोनों का। तो सोने और तांबे, चांदी का जिक्र कहीं आया नहीं था। अब देखिए मौर्योत्तर काल की बात करेंगे तो मौर्योत्तर कालीन कुछ साहित्य भी लिखे गए जिससे हमको प्रॉपर जानकारी मिलती है। अब देखिए जैसे महाभाष्य है, महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। चरक संहिता चरक के द्वारा। कामसूत्र वात्स्यायन के द्वारा, और अश्वघोष के द्वारा सौंदरानंद या बुद्ध चरित्र दोनों जो है साहित्य लिखे गए।
स्वप्नवास दत्ता, यह किसके द्वारा लिखी गई? तो भास के द्वारा लिखा गया। यह भी बहुत हमको प्राचीन स्रोतों के लिए जानकारी देने का एक साहित्य है। मौर्योत्तर कालीन के कुछ प्रमुख अभिलेख है, उसको आप देख लीजिए। जैसे जैसे सिंहकोट अभिलेख है, वह मिनेंडर के द्वारा है, मिनेंडर की जानकारी मिलती है। जूनागढ़ अभी हमने आपको ऊपर बताया है कि रुद्रदामन जो शक शासक था। नासिक हमने बताया गौतमी बलश्री जो आंध्र सातवाहन से संबंधित था। बेसनगर हेलियोडोरस का अभिलेख है, उससे संबंधित था। और चतुर्बौद्ध संगीति कनिष्क समय में कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था। इसमें इसकी अध्यक्षता कौन? वसुमित्र ने किया था। और यहीं पर बौद्ध दो भागों में बट गया था, एक हीनयान, एक महायान। जो हीनयान थे वो क्या करते थे? कपड़ा पहनने की बात करते थे, वस्त्र पहनने की बात करते थे, जबकि महायान नग्न रहने की बात करते थे। ये बात आप नोट करिए। अब आइए, और आपको यह भी पता है, यहां पर मैंने यह भी बताया था कि जब अकाल पड़ा था मगध में, तो महायान शाखा दक्षिण में चली गई थी, हीनयान वहीं पे रह गई थी। तमाम तरह की कहानी हमको पता चला। तो ये हमने प्रॉपर तरीके से 16 महाजनपद, मौर्य, मौर्य के सभी जो शासक थे महत्वपूर्ण, उसको, उनकी व्यवस्थाओं को, और उसके बाद हमने मौर्योत्तर काल के जो देशी अधिकारी थे, जो विदेशी अधिकारी थे, उसको अच्छे तरीके से कवर किया। देखो 2016 में ये हमारे द्वारा लिखा गया था, बनाया गया था। ऊपर देखो कुछ 2015 में, तो इसका मतलब है कि 15 और 16 में बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया गया है। प्रॉपर तरीके से इसको देख लीजिएगा, ठीक है। तो गुप्त काल में, गुप्त काल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से गुप्त काल आ जाएगा, ठीक है। तो गुप्त काल को भी अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। तो अगर गुप्त पढ़ेंगे तो गुप्त के बाद फिर गुप्तोत्तर भी आ जाएगा। तो अगर ये दोनों पढ़ लेते हैं और कल का जो हमने बनाया था वीडियो परसों वाला, उसको देख लेते हैं, तो आपका प्राचीन इतिहास, सारा दुख दर्द तकलीफ जितना भी था सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन पेशेंस रख के देखना पड़ेगा। आ जाइए, अब इसका एक मोटा मोटी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके जो है शासक रहे। देखो, चैनल को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और सब्सक्राइब भी करते रहना। मैं प्रमोशन कम करता हूं, लेकिन फिर भी ये आप लोग का जिम्मेदारी बनता है। अब आ जाइए, कह रहा है इसमें जो श्रीगुप्त है और घटोत्कच है, दो आपके शुरुआती जो इसकी स्थापना करने वाले शासक दिखते हैं, श्रीगुप्त और घटोत्कच। दोनों पूर्णतः स्वतंत्र शासक नहीं थे। लेकिन आगे चलेंगे, चंद्रगुप्त प्रथम, गुप्त वंश का अगर कोई वास्तविक संस्थापक माना जाता है तो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तब गुप्त संवत 319 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, इसी के समय में। इसने उपाधियां कुछ धारण की, कौन कौन? महाराजा धीराज, कई बार पूछा गया है बच्चा कि महाराजा धीराज की उपाधि किसने लिया? तो इसी चंद्रगुप्त प्रथम ने लिया, ठीक है। और गुप्त वंश का अगर कोई वास्तविक संस्थापक अगर है तो ये चंद्रगुप्त प्रथम। इसीलिए ऊपर लिखा गया था कि श्रीगुप्त और घटोत्कच क्या है, स्वतंत्र शासक नहीं थे। थोड़ा सा चाय भी पीते रहेंगे तो थोड़ा सा इस चीज को आप लोग इग्नोर कर दीजिएगा, क्योंकि गला थोड़ा सा फंस जाता है। जनरली एक अच्छी हैबिट नहीं है, लेकिन चूंकि प्रॉब्लम है इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी सहयोग करिए। आइए, समुद्रगुप्त की बात करते हैं। दूसरा जो इसके शासक है, समुद्रगुप्त को रामगुप्त भी कहते हैं। इसकी उपाधियों को पूछा था, इसलिए उपाधियों पर मैंने देखो पहले से ही हाईलाइट किया गया, जब मैं पढ़ता था तभी का ये है। तो इसमें ध्यान रखना कि समुद्रगुप्त कौन कौन सी उपाधियां ली? तो पराक्रमांक, व्याघ्र पराक्रम, भारत का नेपोलियन, इसी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तीसरा देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त या देवराज देवर्षि भी कहा जाता है। इसने कौन कौन उपाधियां ली? तो विक्रमादित्य, विक्रमांक और परम भागवत की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने ली। चीनी यात्री फायान इसी के समय में आया था, और गुप्त काल का जो स्वर्ण युग है इसी के समय में हुआ था। अब देखो, इसका पुत्र है कुमारगुप्त प्रथम। इसने उपाधि ली महेंद्रादित्य की, शक्रादित्य की, और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना इसी के समय में या इसी के माध्यम से होता है। उसके बाद जो स्कंदगुप्त है वह क्या है? गुप्त वंश का अंतिम शासक है, और इसने क्रमादित्य की उपाधि ली, और हुड़ों का आक्रमण इसी स्कंदगुप्त के समय में हुआ है। तो ये हमने आपको मोटा मोटी सभी जो है उसके जितने भी शासक हुए सबको बता दिए। अब चंद्रगुप्त प्रथम से स्टार्ट करेंगे, और जो महत्वपूर्ण शासक है उनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण काम किए हुए उसको पढ़ लेंगे, तो आपका गुप्त वाला भी काम हो जाएगा। अब आइए पहला पढ़ते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम 319 से लेकर के 335 ईस्वी तक। गुप्त वंश का प्रथम वास्तविक संस्थापक कौन है? यही है, ऊपर बढ़ा दिए। उपाधि महाराजा धीराज की उपाधि। चंद्रगुप्त ने 319 से 20 में गुप्त संवत की भी स्थापना की थी। चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने सोने का सिक्का, अब ये देखो गुप्त वंश की बात हो रही है, अब मौर्य वाले मत चले जाना, मौर्योत्तर वाले में सोने का सिक्का, सोने का सिक्का पहली बार तो उसमें चलाया गया, तो वो ध्यान रखना। यहां कह रहा है गुप्त वंश में प्रथम शासक था जिसने यहां पर सोने का सिक्का चलाया, वह कौन था? तो यही था चंद्रगुप्त प्रथम। अब देखो,
लिच्छवी की जो राजकुमारी थी कुमारी देवी, इसी से इसका विवाह हुआ था। बस इतना ही जानकारी थी, इसी क्वेश्चन पूछा था, इससे बाहर नहीं पूछा जाता। दूसरा चलो, समुद्रगुप्त 335 से लेकर के 380 ईस्वी तक। उपाधि कौन कौन? पराक्रमांक या व्याघ्र पराक्रम, दो उपाधियां इसने धारण किया था। ठीक है, क्योंकि बाघ को मारा था, एक बाघ था उसको मार करके इसने उपाधियां लिया था, व्याघ्र पराक्रम भी इसको उपाधि कहा जाता था। विंसेंट स्मिथ ने अपनी पुस्तक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा, तो कई बार पूछा जाता है। तीसरा शासक देखो चंद्रगुप्त द्वितीय, 380, 342, 300, 412। अगर आपको सन याद न रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम यह नाम तो याद रखो और उसकी उपाधि याद रखो। उसकी उपाधि देखो, जिस पर इस पर निशान लगा उपाधि निश्चित पूछा जाता है। तो विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत की उपाधि से इसने क्या किया? अपने आप को सुशोभित किया। इसका एक अन्य नाम था देवगुप्त। उपाधि और नाम होना अलग बात है, ठीक है। ये इसने उपाधि लिया, उपाधि किसी ने किसी विजय, किसी ने किसी जीत के बाद लिया, लेकिन इसका नाम इसने नहीं होता। दो लोग का, किसी का नाम है, घर का नाम कुछ और, बाहर का नाम कुछ और, तो ये इसका एक अन्य नाम देवगुप्त है। कुछ लोग प्रिय से देवगुप्त भी बोलते थे। अब देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय का काल साहित्य और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, यह बात नोट करना। और इसने रजत मुद्राओं, सिल्वर कॉइन को सर्वप्रथम प्रचलन में लाया। तो रजत मुद्रा यहाँ पर चलाई गई। अभी तक रजत मुद्राएं आपको देखने को नहीं मिली थी, तो रजत मुद्राओं की अगर बात आएगी तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आएगी। ठीक है, इसी चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी आप लोग बोलते हो। आ जाओ, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में देखो नवरत्न है, बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। इनकी पूरी एकदम व्यवस्था थी, एकदम पूरा तंत्र था जो इनको सलाह देने वाले। जैसे आज के समय में कैबिनेट होता है, तो कह सकते हो इनकी कैबिनेट थी। तो 9 लोगों का कैबिनेट था। उसमें देखो महाकवि कौन थे? कालिदास थे। पूछा जाता लगाने के लिए कौन कौन क्या था, तो धन्वंतरी आपको पता है कि चिकित्सक थे। वराहमिहिर क्या थे? तो खगोल वैज्ञानिक थे। वराहमिहिर आपको पता ही है। अमर सिंह के थे, कोषाकार थे, ठीक है। और शंकु क्या थे? ये वास्तुकार, आर्किटेक्चर थे उस समय के। छपड़क क्या थे? ज्योतिषी थे। और वर रुचि क्या थे? तो व्याकरणज्ञ थे, ग्रामेरियन थे। और बेताल भट्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, उसी समय के महान जादूगर थे। और घटकरपर कौन थे? तो ये कूटनीतिज्ञ थे। तो इनका अलग अलग जो पेशा था, ठीक है, जिसके लिए जाने जाते हैं। और उस व्यक्ति का नाम आप इतना याद रख लीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फायान भारत आया था, ये हमने पहले ही बता दिया। 399 से 412। वैवाहिक संबंध जरा सा देख लो चंद्रगुप्त द्वितीय का। तो चंद्रगुप्त द्वितीय का विवाह हुआ था राजकुमारी कुबेर नागा से, जो नाग वंश की थी। और यह किसे था? गुप्त वंश। मैंने पहले ही बताया कि अलग अलग वंशों की अलग अलग वंशावलियों से शादी होती थी, क्योंकि क्या करे, विस्तार किया जा सके। इन्हीं की एक पुत्री हुई प्रभावती गुप्त, ठीक है। और प्रभावती गुप्त का पति कौन है? रुद्रसेन द्वितीय। एक इस वंश का देखो वाकाटंस, अलग अलग वंश से आगे। अभी चले जाओ अलग अलग वंश में शादी करने, तो लोग मारकाट कर लेते हैं। उस समय देखो ये क्या व्यवस्था देखने को मिल रही है, तो उसको थोड़ा देख लेना किस किस वंश से कौन थे। अब देखो, कुमारगुप्त प्रथम की बात कर रहे हैं, चौथा जो शासक था। तो 415 से 454 ईसा पूर्व इसने उपाधियां ली महेंद्रादित्य की, शक्रादित्य की। कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, कई बार पूछा गया, आगे पूछा जा सकता है। स्कंदगुप्त के बारे में समझो, इसने क्रमादित्य की उपाधि ली। और स्कंदगुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था। कौन? स्कंदगुप्त। अगर कभी बार पूछे कि गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो स्कंदगुप्त, इसका नाम याद रख लेना और समय भी याद करना। अब आओ, इसी के समय हुड़ों का आक्रमण हुआ। तो कई बार पूछा था कि हुड़ों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? किसी स्कंदगुप्त के समय में हुआ। सुदर्शन झील गिरनार गुजरात में जो है, वो क्या है? इस झील का निर्माण मौर्य शासक चंद्रगुप्त के समय में हुआ था। सुदर्शन झील के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है सुदर्शन झील, तो इसका पूरा कहानी जानो। यहाँ पर इसका निर्माण कब हुआ था? तो हमने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। कौन कराया? तो उसमें जो उसका राज्यपाल था पुष्यगुप्त वैश्य, उसी ने कराया था सिंचाई सुविधा के लिए पश्चिमी भारत में, गुजरात वाले एरिया में। अब कह रहा है कि मौर्य शासक अशोक के समय में क्या हुआ? उस समय यवन राज तुषास में था उसका राज्यपाल। उसने क्या किया था? झील पर बांध किया था, बनाया था। जैसे ये नहर जा रही है, इस पर इसने बांध बनवाया और यहाँ से नहरें निकाल करके और उसका विस्तार किया। तो ये मौर्य के समय में हुआ। रुद्रदामन के समय में क्या हुआ? इसका जो राज्यपाल था उसने क्या किया था? इस पर जो निर्मित बांध था इसको जीर्णोद्धार कराया था। और उसके बाद हमने आपको भी ऊपर पढ़ाया कि स्कंदगुप्त के शासनकाल में सौराष्ट्र के राज्यपाल जो चक्रपालित था, इसने क्या किया था? इसका फिर से पुनः जीर्णोद्धार कराया। इतना ही बांध से संबंधित सुदर्शन जी से पूछे जाते हैं। मैंने एक जगह कलेक्ट करके दे दिया, आप लोग इसको देख लीजिए। गुप्तकालीन प्रमुख मंदिर, तो आपको पता है गुप्त के समय में ही मंदिरों का निर्माण शुरू हुआ। पूरे मौर्य समय तक, मौर्योत्तर के समय तक आपको मंदिरों का साक्ष्य देखने को नहीं मिलेगा। गुप्त के समय में ही मंदिरों का साक्ष्य देखने को मिलेगा। तो वही आपको देखने को मिल रहा है कि प्रमुख मंदिर है, कहाँ कहाँ किसका अवतार हुआ है, बनवाया गया। तो आइए देख लेते हैं। देवगढ़ का दशावतार मिलाने के लिए सीधा सीधा आता है। देवगढ़ ललितपुर जिला कहाँ पड़ता है? यूपी में।
भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? भीतरगांव कानपुर में पड़ता है। तो भीतरगांव का कृष्ण मंदिर कहाँ पर? भीतरगांव कानपुर। बहुत बेहतरीन खूबसूरत मंदिर है, अगर कभी देखिएगा मौका मिले तो। अब गुप्तकालीन नाटक और नाटककार को देख लेते हैं। तो गुप्तकालीन नाटक थे एक मालविकाग्निमित्रम, नाम ने सुना भी होगा। कालिदास इसके रचनाकार थे और इसका शीर्षक था अग्निमित्र और मालविका, इसी को मिलाकर के मालविकाग्निमित्रम बना हुआ है। इन्हीं की प्रेम कथा के बारे में वर्णन किया गया। अभिज्ञान शाकुंतलम बच्चा बच्चा जानता है, कालिदास ने लिखा है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम की कहानी। मुद्रा राक्षस विशाखदत्त के द्वारा लिखा गया है। समुद्रगुप्त मौर्य के मगध सिंहासन पर बैठने की कथा के बारे में पूरी जानकारी देती है। मृच्छकटिकतम किसकी है? शूद्रक की है। और इसमें जो नायक चारुदत्त हैं, वसंत सेना के अतिरिक्त जो राजा ब्राह्मण जुआरी, इन सब के बारे में पूरा वर्णन प्रॉपर तरीके से किया गया है। बहुत ही खूबसूरत है, जरूर से इसको पढ़ने का कभी अवसर मिले जरूर आप पढ़िए। फिर कह रहा स्वप्नवास दत्ता, भास के द्वारा लिखा गया है। महाराज उदयन और वास दत्ता की प्रेम कथा का वर्णन स्वप्नवास दत्ता में। अब देखो कुछ गुप्त काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देखो यारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जरा से एक नजर में आप देख लीजिए। जैसे ऋतु संहारम है। ऋतु संहारम देखो रचनाकार कौन? कालिदास। फटाफट देखिएगा, एक जगह मैंने कलेक्ट कर दिया है तो आपका काम आसान हो जाएगा। मेघदूतम कालिदास, कुमार संभवम कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास और विक्रमोर्वशीयम कालिदास, रघुवंशम कालिदास। ये प्रमुख प्रमुख 7 जो रचनाएं थी किसकी थी? कालिदास की थी। मुद्रा राक्षस देखो विशाख दत्त का ऊपर पड़े। एक और इनकी रचना थी देवी चंद्रगुप्तम, विशाख दत्त की। स्वप्नवास दत्ता भास की, चारु दत्ता भास की, अमर कोश अमर सिंह की, अभी हमने आपको बताया भी अमर कोश। उसके बाद ब्रह्म सिद्धांत आर्यभट्ट का था, कई बार पूछा गया है। आर्यभट्टियम भी आर्यभट्ट का था और सूर्य सिद्धांत भी सबसे पहले इन्होंने ही दिया था कि पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य का, या सूर्य चक्कर लगाता है पृथ्वी का। लोग कंफ्यूजन में बने थे, लेकिन उन्होंने पहले सिद्धांत दे दिया था कि सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगाती है। कामसूत्र का वात्स्यायन, चरक संहिता का चरक और मृक्षकटिकम शूद्रक की पुस्तक है। और देखो कादंबरी और हर्षचरित बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जबकि हर्षवर्धन जो आएगा अभी आपको आगे देखने को गुप्तोत्तर काल में, वह खुद एक रचनाकार था। नागानंद रत्नावली और प्रियदर्शी का हर्षवर्धन ने खुद लिखा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। देखिए गुप्त काल का कुछ जो स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। इस समय देखो शतरंज का एक सेकंड। हाँ ठीक है। तो गुप्त काल का जो स्वर्ण युग कहा जाता है, देखो क्यों कहा जाता है इसके बारे में जरूरत है, इसके पीछे लॉजिक है। देखो ये शतरंज की खोज इसी समय में हुई थी। शतरंज खेल की शुरुआत गुप्त साम्राज्य में 320 से 355 के दौरान में हुआ था। कभी अगर पूछ ले तो बता देना। भवन निर्माण, हिंदू मंदिर स्तूप का निर्माण इसी के समय में हुआ था। खगोल विद्या मतलब चारों दिशाओं में काम हुआ। आर्यभट्ट का सिद्धांत पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती उसी समय बोला गया। चिकित्सा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद का विद्वान चिकित्सक आपने देखा है, धनवंतरी थे। पूरे जो नवरत्न थे वास्तव में बहुत बड़ा जो है उस समय का एक प्रणाली था, तंत्र था। गणित में देखो संख्याओं के स्थानीय मान और शून्य का विकास भारत का ही खोज माना जाता है। केंद्रीय शासन सर्वोच्च अधिकारी के राजा उसमें हुआ करते थे। सती प्रथा गुप्त काल के एरड़ अभिलेख के हर्ष की जो माता यशोमती के सती का प्रमाण इसे देखने को मिलता है। और इसके बाद देखो साहित्यिक के क्षेत्र में बात करेंगे तो कालिदास भारत का शेक्सपियर जिसे बोला था, अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना। तो ये सब कुछ उस समय की जो प्रमुख रचनाएं थी और कुछ कुछ सूचनाएं थी, इसको हमने बता दिया। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर कहाँ पर? अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर? कोलंबिया में। इसका निर्माण किसने कराया था? सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय ने कराया था 1112 और 1153 ईस्वी में। विष्णुदेव मंदिर यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में क्या है? शामिल भी किया जा चुका है। आ जाइए अजंता गुफा की चित्रकलाओं के बारे में बात करेंगे तो थोड़ा सा इस समय थियरी है और कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको आप ले लीजिए। कई बार पूछा जाता है, जहां जहां निशान लगा उसको जरूर पढ़िएगा। अजंता गुफा महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में जलगांव रेलवे स्टेशन से 52 किलोमीटर दूर है। अजंता गुफा के बौद्ध धर्म से संबंधित सबको पता है। इसमें प्रकृति, बुद्ध और बोधिसत्व की जातक कथाएं बार बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। जातक कथाओं का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, सारनाथ की बुद्ध की मूर्ति की बात करेंगे तो इसी गुप्त के काल के समय में इसका निर्माण हुआ था। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त के समय में हुआ है। मतलब मूर्तियों का निर्माण, मंदिरों का निर्माण इसी समय हुआ है। यह भूरे रंग के लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, भूरे बलुआ पत्थर से। और इसमें बुद्ध की पद्मासन अवस्था में दिखाया गया है।
और सारनाथ का विशाल धमेक स्तूप इसी समय बना। जो सारनाथ कभी आप जाएंगे तो देखेंगे इस तरह से पूरा बहुत बड़ा सा धमेक स्तूप है, वो इसी के समय बनाया गया। सुल्तानगंज की मूर्ति है, बिहार के भागलपुर जिले में सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की खड़ी मुद्रा में प्राप्त मूर्ति सब मिली है, ठीक है। और यह तांबे से बनी है, तमाम तरह की सब चीजें आपकी इस समय काम की नहीं थी, बहुत जरूरी नहीं है, जब बिहार का आप देखो तो निश्चित रूप से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और देखो गुप्तकालीन विज्ञान व तकनीक का विकास, यहाँ देखो महत्वपूर्ण है। आर्यभट्ट के बारे में बात करेंगे। केवल 23 वर्ष की आयु में आर्यभट्ट नामक की रचना कर दी। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक आर्य सिद्धांत है। इन्होंने उसमें नक्षत्र विज्ञान संबंधित अनेक यंत्रों के बारे में लिखा और पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती सब बातें हमने बता दिया, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण सब बता दिया। कितने भारत के उस समय के वैज्ञानिक विद्वान आगे थे, ये सोचने की बात है। बराहमिहिर गणितज्ञ, खगोलविद, नक्षत्रविद, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहद जाल जैसे ग्रंथों की रचना की। ब्रह्मगुप्त कई बार दे देता लिखने के लिए, किसका संबंध किससे है? गणितज्ञ, खगोलविद, जिन्होंने ब्रह्मफूट सिद्धांत का भी खंडन किया। अब उसके बाद देखो भास्कराचार्य प्रथम भारतीय गणितज्ञ ने जोड़ने घटाने के तरीकों का विकास का योगदान किया। धन्वंतरी के बारे में कई बार पूछा जाता है, आयुर्वेदक थे, चिकित्सक थे। सुश्रुत के बारे में, यह भी शल्य चिकित्सक। सोचो उस समय जो है शल्य चिकित्सक मतलब कि आपका कह सकते हो कि जो कोई जल जाए, कोई इस तरह की चीजें हो जाए तो जो आपका स्किन है उसका ट्रांसप्लांट किया जा रहा था, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। प्लास्टिक सर्जरी इसको बोलते हैं। और सुश्रुत ने ही त्वचारोपण, प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया को विकास दिया था। कितनी बड़ी बात है, ये भारत का सब विकास है, ध्यान रखना, इसलिए पूछा जाता है। चरक एक महर्षि व आयुर्वेद विशेषज्ञ के रूप में विख्यात थे। ये कुषाण राज्य के राजवैद्य थे और चरक संहिता आयुर्वेद ग्रंथिनी का है। आयुर्वेद के प्रसिद्ध विद्वान धन्वंतरी थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में तो पूरा हमने आपको दिखाई दिया। अब देखो गुप्त उत्तर काल है, लास्ट है, इसको पढ़ खत्म कर दीजिए, आपका पूरा इतिहास क्या हो जाएगा, मोटा मोटी क्या मैक्सिमम जो भी चीजें पूछी जाती है सब आपका कंप्लीट हो जाएगा। 2 वीडियो मात्र कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो हम जोड़ेंगे कहां से, तो विदेशी आक्रमण, उसके बाद इन सबों के बाद गुप्त उत्तर के बाद देखोगे जब फिर से विदेशी आक्रमण होगा और उस विदेशी आक्रमण के बाद दिल्ली सल्तनत का स्थापना होगा, कैसे होगा, कैसे संघर्ष हुआ होगा, कैसे सब खत्म हुआ होगा, वो सब कहानी मुझसे जोड़ करके मध्यकालीन से जोड़ देंगे और उसको हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनबी, ये सब चीजें वहीं पर बताएंगे, मोहम्मद गोरी, सब वहीं पर बताएंगे। अब आ जाइए गुप्तोत्तर काल में, इसी को पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। थानेश्वर पूर्व मध्यकाल मतलब मध्यकाल के जस्ट पहले वाला काल, इसीलिए इसको पूर्व मध्यकाल का है। थानेश्वर के पुष्पभूति वंश, वर्धन वंश बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखना। इसी में देखो प्रभाकर वर्धन थे, जिन्होंने इसकी स्थापना की थी, किसकी, वर्धन वंश की। इन्हीं का पुत्र है कौन, हर्षवर्धन, आप लोग जानते हैं। इनका एक पुत्र था राज्यवर्धन द्वितीय और एक पुत्री थी राष्ट्री, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो क्योंकि हर्षवर्धन का ही बारे में ज्यादातर पूछा था और ये एक प्रतापी राजा भी था, तो इनके बारे में पढ़ते। हर्षवर्धन 606 से 647 तक पुष्पभूति वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा थे। अब उसके बाद कह रहा है कि हर्षवर्धन ने राजधानी कहां पे, थानेश्वर से कहां, कन्नौज में स्थापित कर दिया था। हर्षवर्धन के दरबार में देखो कादम्बरी और हर्षचरित्र के रचयिता जो बाणभट्ट थे और चीन के जो विद्वान वेनसेंग, जिनकी रचना सीयूकी थी, उसने क्या किया था, आश्रय लिया था। इसका मतलब है कि उसके समकालीन थे, उसके समय में आए थे। इसलिए कई बार पूछा जाता है कि चीनी यात्री वेनसांग किसके समय भारत आया, तो लिखोगे हर्षवर्धन। और कादम्बरी और हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट भी इनके दरबार में थे। उपासक किसका था, तो ये 100 उपासक था, मतलब शिव जी का उपासक था। और 4 वर्ष में क्या करता था, हर साल प्रयागराज जाता था, माघ मेले में अपनी सारी व्यक्ति जितना भी संपत्ति कमाया रहता था वहां पर दान करता था। और उसकी बहन हमने आपको ऊपर दिखाया, राशि के द्वारा दिया गया कपड़ा जो वह वस्त्र देती थी नया, वही पहन करके अपने राज्य में लौट आता था। तो इस समय मकर संक्रांति का समय चल रहा है, पर्व चल रहा है, कुंभ भी लग रहा है, इसलिए ध्यान रखना, यह से पूछा जा सकता है। चीन से भारत आने वाले इसी के समय में कुंभ की शुरुआत भी हुई थी, ये ध्यान रखना। और 5 साल पे आपको पता है और 10 साल पे यह भी आपको पता है कि अर्धकुंभ महाकुंभ का भी प्रचलन शुरू हो चुका है। चीन से भारत आने वाले जो प्रमुख यात्री थे, एक बार हम बता भी चुके हैं, शुरुआत में फिर से पढ़ लीजिए। फाइहान 405 से 11 ईस्वी के समय में आया था। अब उसके बाद देखो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। चीन से भारत आने वाला प्रथम बौद्ध कौन था, फाइहान था। और उसके बाद कौन था, शिंगयुंग था, फिर कौन था, हुली था, और कौन था, वेनसांग था। यही क्रम था, मैंने आपको क्रम दिखाया था। फिर उसका देखो वेनसांग, देखो जो मुख्य में आप वही बता रहे हैं, सिर्फ क्रम हमने आपको पहले बता रखा है, ठीक है। इसके पहले सिंगयुंग भी था, फाइहान के बाद सिंगयुंग था, वेनसांग था और उसके बाद इत्सिंग था, यह ध्यान रखना। अब देखो वेनसांग क्या है, यही आपका 16 वर्ष तक भारत में रहा, 10 साल तक कहाँ था, आपका
नालंदा 10 साल तक भ्रमण किया था भारत में और 6 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो वेनसांग कुल 16 साल तक भारत में रहा। सिंह देखो समुद्री मार्ग से भारत आया था और वेनसांग की प्रमुख रचना सीयू की है, ये ऊपर बातचीत हो चुका है। नालंदा विश्वविद्यालय के उस समय जो प्राचार्य थे, जो कह सकते हो कि जो प्रिंसिपल थे, शिलभद्र थे। आगे चलकर पाटलिपुत्र के स्थान पर कन्नौज ही, पहले पाटलिपुत्र पटना मगध जो उधर का एरिया था, हमने बताया था कि पाटलिपुत्र ही एक तरह से सत्ता का केंद्र बन गया था। बाद में आप देखोगे कि सारा शक्ति शिफ्ट होकर कहाँ कन्नौज वाले रीजन में आ गया था और यही राजनीतिक केंद्र बन गया था। आगे चलकर कन्नौज पर एकाधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहारों का, पालों का, राष्ट्रकूटों का लंबा त्रिपक्षीय संघर्ष चला। तो कई बार पूछा गया है कि कन्नौज को लेकर के त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच में हुआ, तो बता देना गुर्जर प्रतिहार, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंशों में लंबा संघर्ष चला। उत्तर भारत के राजवंश कौन कौन थे, तो कन्नौज पर त्रिपक्षीय संघर्ष हमने बताया कि पाल प्रतिहार, राष्ट्रकूट, देखो यहाँ पर गुर्जर के जो गुजरात के जो गुर्जर प्रतिहार थे ये थे, और दक्कन के राष्ट्रकूट थे, और बंगाल के पाल शासक थे। यही तीनों ने कन्नौज को लेकर के काफी क्या किया, संघर्ष किया। कन्नौज की गद्दी के लिए इन तीन महाशक्तियों का आपस में खूब संघर्ष हुआ। तो यह लगाने के लिए था कि दक्कन के कौन थे, राष्ट्रकूट थे, बंगाल कौन थे, पाल थे, और गुजरात के गुर्जर प्रतिहार। प्रतिहार नरेश कौन था, वातराज था। राष्ट्रकूट नरेश कौन था, ध्रुव था। और पाल नरेश कौन था, धर्मपाल था। इसी धर्मपाल के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी हुई थी। चालुक्य वंश की बात करेंगे तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, यह 5 मंदिरों का एक समूह है, माउंट आबू राजस्थान में है, और शासक चालुक्य वंश के समय में इसका जो है निर्माण हुआ था। प्रथम जैन तीर्थकार आदित्यनाथ को समर्पित यह मंदिर 1030-31 ईस्वी में बनाया गया। चंदेल वंश भी देखो, हर्ष का जो पुत्र यशोवर्मन उसमें शासक था चंदेल वंश में। वही करा कि जो चंदेल वंश की स्थापना किसने किया, तो हर्ष का जो पुत्र यशोवर्मन हुआ वही, और यशोवर्मन ने खजुराहो के विष्णु मंदिर, चतुर्भुज मंदिर इसको बोलते हैं, उसका निर्माण कराया। छोटी छोटी चीजें कई बार पूछ लिया था, इसलिए ध्यान रखना। पाल वंश में हमने अभी बताया धर्मपाल, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कि बौद्ध धर्म का समर्थक था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने कराई, कहां पर, भागलपुर बिहार में। उसने नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए सोचो 200 गांवों को दान दिया कि भाई कम से कम वो वहां का भी जो है सुदृढ़ीकरण किया जाए। तो देखो इसके बारे में, एक तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किया, और क्या किया कि नालंदा विश्वविद्यालय के व्यय के लिए 200 गांवों को दान दिया, और इसके शासन काल में ही यात्री सुलेमान भारत आया था। कश्मीर के कुछ राजवंश है, जैसे कारकोट वंश है, उत्पल वंश है, लोहार वंश है, थोड़ा सा इसको देख लेना। क्यों जरूरी था, क्योंकि कश्मीर के हिंदू राज्य की इतिहास जो कल्हड़ की राज तरंगिणी है उसी से ये सब पता चलता है। कुछ दक्षिण भारत के राजवंश उसको देख लीजिए, समाप्त हो जाएगा। जैसे वादामी या वातापी के चालुक्य हैं, कांची के पल्लव हैं, और मदुरै के कौन है, पांडे हैं। यह अलग अलग स्थान है और अलग अलग राजवंश है। जैसे बादामी या वातापी कौन, चालुक्य वंश, कांची के पल्लव वंश, और मदुरै के पांडे वंश। तो बादामी के जो चालुक्य वंश थे उसका प्रथम शासक कौन था, पुलकेशी प्रथम। बादामी के चालुक्य का संस्थापक यही था। इसके 2 पुत्र थे, एक कीर्तिवर्मन प्रथम और एक मंगलेश। बहुत डीप इसलिए नहीं जाना चाहते क्योंकि आप लोग कंफ्यूज होने लगते हैं, फिर छोड़ देते हैं। लेकिन जो ऊपर पढ़ा है उसको जरूर याद रखिएगा। इसमें इसलिए मैं काम भरे की चीजें बताया हूँ, ताकि कभी बार ऐसे लगाने के लिए देते कौन किसका है पुत्र, क्या शासक किस तरीके से, तो आपको पता लग जाए। और उसके बाद देखो विष्णुधर्मन है। अब उसके बाद देखो सर्वाधिक शक्तिशाली प्रतापी राजा ही पुलकेशिन द्वितीय है। फिर देखो शाही चोल साम्राज्य के बारे में देखो, 9 से लेकर के 12वीं शताब्दी के समय में जो शाही चोल साम्राज्य आया, तो उसमें बृहदेश्वर मंदिर 1010 में कई बार पूछा जाता है कि प्रारंभिक समय में इसका नाम राजराजेश्वर शैव मंदिर था, बाद में इसका नामकरण करके बृहदेश्वर मंदिर कर दिया गया। यह तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर पूरी तरह से क्या है, ग्रेनाइट से निर्मित है, और यूनेस्को का विश्व धरोहर में शामिल भी है। चोल वंश के राजा राज प्रथम ने, यह भी निश्चित रूप से किसी हाल ही एग्जाम में पूछा भी गया था कि राजा राज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण कराया था। इस मंदिर में किसकी है आकृति, तो उस भगवान शिव के लिए यह समर्पित। नटराज की जो काष्ठ प्रतिमा है, चोल वंश के अधिकांश शासक उत्साही शैव थे, अतः इस काल में शैव मतानुयायियों का निर्माण अधिक हुआ, और सर्वाधिक सुंदर मूर्तियां नटराज की ही मिलती हैं। ये मूर्तियां चतुर्भुजाकार है, और चोल कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण देखने को मिलता है। बकिया कुलोत्तुंग ने 72 व्यापारियों के एक दूत मंडल को 1077 ईस्वी में क्या किया, चीन भेजा था, भारत से चीन भेजा था, और राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था, दंती दुर्ग था। उसके बाद देखो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज जो आपको निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए, जो भी हमने पूरा पढ़ा उसको, ये क्या है कि प्राचीन भारत वंश में जो राजवंश, जो संस्थापक जो भी हमने पढ़ा उसको पूरा एक जगह उतारने का प्रयास किया है, ताकि कभी अभी क्रम पूछे तो आप बता सको। जैसे देखो वंश हुआ, उसी क्रम में भी है, संस्थापक नरेश हुआ, और अंतिम मतलब कौन उस वंश की स्थापना की। अब उसके बीच में बहुत लोग आए तो उसको छोड़ दिए। अंतिम कौन था, उसको मारने के बाद दूसरा बन जाएगा, दूसरा जो है वंश आ जाएगा, ये आप ध्यान रखना। जैसे बृहद्रथ वंश था,
इसमें चेदिराज वसु के पुत्र बृहद्रथ ने इसकी स्थापना की थी और इसका अंतिम नरेश कौन था? रिपुंजय। लेकिन महत्वपूर्ण देखो यहाँ से होता है हर्यक वंश, अभी आपको सब रिकॉल हो जाएगा। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? हमने बताया बिंबिसार। अंतिम कौन था? नागदशक था। इसकी हत्या किसने की? शिशुनाग ने। तो शिशुनाग वंश की स्थापना हो गई। शिशुनाग का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। इसकी हत्या कौन थी? नंदी वंश के नंद ने किया था और नंद वंश की स्थापना किया। और उसके बाद इसका अंतिम शासक कौन था नंद वंश का? तो घनानंद था। घनानंद का हत्या किसने किया? मौर्य ने किया। तो मौर्य के हत्या करने मौर्य वंश की स्थापना कर दी। उसके बाद मौर्य का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का बृहद्रथ। बृहद्रथ की हत्या कौन थी? इसी का ब्राह्मण मंत्री था शुंग। तो शुंग ने हत्या करके शुंग वंश स्थापित किया। फिर उसके बाद पुष्यमित्र शुंग इसी का शासक था। और उस शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। देवभूति का हत्या कौन करता है? कर्ण वंश का वासुदेव करता है और कर्ण वंश की स्थापना करता है। और सुशर्मन इसका अंतिम शासक है। सुशर्मन की हत्या कौन करता है? तो सातवाहन वंश का सिमुक करता है। और सिमुक का अंतिम शासक, सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन है? यज्ञश्री सातकर्णी। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आएगा। फिर चेदी वंश, आभीर वंश और इक्ष्वाकु वंश, इसी इक्ष्वाकु वंश के श्री रामचंद्र माने जाते हैं। तो बोलो प्रेम से सिया रामचंद्र की जय। अब आइए नेक्स्ट, आगे चलते थोड़ा। कुषाण वंश की स्थापना, अब विदेशी यात्रियों के बारे में थोड़ा पढ़ लो। कुषाण वंश में कुजुल कटफिशस, वासुदेव द्वितीय, ठीक है। उसके बाद संगम चोर वंश की स्थापना हुई, उदयन चेरल ने किया। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? श्रीगुप्त ने। और घटोत्कच ने, हमने बताया था कि ये जो है स्वतंत्र संस्थापक नहीं है, लेकिन जो है इनको माना जाता है। चंद्रगुप्त प्रथम इसके वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। तो चंद्रगुप्त अगर प्रथम देते तो वही मान लेना। अंतिम शासक कौन था? स्कंदगुप्त था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद गुण वंश का शासक आया। मिहिर कुल अंतिम शासक हुआ यहाँ पर देखो। उसके बाद देखो वाकाटंक वंश है, फिर वर्धन वंश है, फिर मखौरी वंश है, फिर चालुक्य वंश है, फिर राष्ट्रकूट वंश, इसका दंतिक वर्ग इसका संस्थापक रहा। पल्लव वंश है, चोल वंश है, पाल वंश है, पाल वंश चोल वंश है और पाल वंश है। इसका संस्थापक कौन था? गोपाल था। और गुर्जर प्रतिहार जो है नागभट्ट इसका संस्थापक रहा। तो ये सब चीजें आप देख लेना। उसके बाद कुछ ऐतिहासिक विरासत देख लो। मौर्य वंश के समय में कौन? जैसे सारनाथ धर्म, इसका स्थापना किया गया। चालुक्य वंश के द्वारा कौन सा? दिलवाड़ा का जौर मंदिर माउंट आबू में। चंदेल वंश के द्वारा कंदरिया महादेव खजुराहो में। राष्ट्रकूट वंश के द्वारा किसका निर्माण किया गया? तो एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, एलोरा महाराष्ट्र में। आंध्र सातवाहन के द्वारा साती का स्तूप। गंग वंश के द्वारा सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, भुवनेश्वर मंदिर सब उड़ीसा में किया गया। चोल वंश के द्वारा देखो बृहदेश्वर मंदिर, तमिलनाडु तंजाउर राजा राज चोल के द्वारा। पल्लव वंश के समय 7 रथ वाला पैगोड़ा का जो मंदिर है, आपको पता है कहाँ? 7 रथ पैगोड़ा मंदिर, शोर मंदिर से बोलते, तमिलनाडु का महाबलीपुरम, वहां पर स्थापित किया गया। और नायक वंश की जो स्थापना हुई मदुरै का मीनाक्षी आपका तमिलनाडु में हुआ। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। उम्मीद किया, कोशिश यही किया गया कि आपको भरपूर जो है आरओ का लाभ दिया जा सके। निश्चित रूप से अगर आपको यहाँ से कहीं फायदा मिलता है तो आप इस चैनल को लाइक तो जरूर करेंगे और कमेंट भी आप निश्चित रूप से करेंगे और सब्सक्राइब तो करना ही है। फिर उसके बाद हम लोग मिलेंगे अब आगे जो मिडिवल हिस्ट्री है। मिडिवल हिस्ट्री कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में, एक में पूरी दिल्ली सल्तनत और जहां से प्राचीन खत्म हुई है उसको जोड़ते हुए और दिल्ली सल्तनत के स्थापना से लेते हुए दिल्ली सल्तनत की जो है समाप्ति तक देखा जाएगा। और दूसरे वीडियो में मुगल कालीन की स्थापना से लेकर के मुगल कालीन की जो ढलान है जहां पर उसकी समाप्ति हो रही है वहां तक छोड़ा जाएगा। इसी तरह फिर आधुनिक से जोड़ दिया जाएगा तो पूरी प्राचीन समाप्त, पूरी मिडिवल समाप्त और पूरी आधुनिक समाप्त, इसी तरह पूरा इतिहास समाप्त हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।